लास्ट टॉपिक करो यार, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म से स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। इसमें फंडामेंटली स्नेल्स लॉ है, तो ये देखो, ये तो एक्चुअल फिगर है प्रिज्म का, जो ग्लास का फिगर होता है, मतलब ऐसे ट्रायंगुलर होता है ये। ट्रायंगुलर, तो यहाँ पर टर्म्स और डेफिनेशन है। यहाँ पर बेसिकली एक सरफेस हमारा, मतलब प्रिज्म का ये होता है एक्स डी ई और वाई, मतलब दो दो सरफेसेस है, स्लैंटेड फेसेस हैं। एक स्लैंटेड फेस आपका एक्स डी ई वाई है, और दूसरा स्लैंटेड फेस एक्स जेड एफ डी है, या एक्स डी एफ जेड, कुछ भी कह सकते हो। तो ये दोनों हमारे सरफेस होते हैं जो इंक्लाइंड फेसेस होते हैं, और इनके बीच के एंगल को नाम दोगे आप एंगल ऑफ प्रिज्म या फिर रिफ्रैक्टिंग एंगल। ठीक है, ये जस्ट डेफिनेशन है। उसके अलावा जो लाइन है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन, मतलब कि ये एक्स डी वाली लाइन, एक्स डी दोनों प्लेन्स की कॉमन लाइन है ये, तो इसको रिफ्रैक्टिंग एज का नाम दिया गया है। और कोई भी प्लेन अगर परपेंडिकुलर टू एक्स डी बनाते हो, मतलब ये जो लाइन एक्स डी है इसके परपेंडिकुलर ये ट्राइंगल पी क्यू आर दिखा रहे हैं आपको, तो ये ट्राइंगल पी क्यू आर प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन कहलाता है, डेफिनेशन वाइज प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म। और बाकी इसमें सभी रिफ्रैक्शन देखना है हमको। तो ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए है। आगे जो हम डायग्राम बनाएंगे वो ऐसे 3 डायमेंशनल नहीं बनाएंगे। अभी आगे जो हम डायग्राम बनाएंगे वो सिर्फ पी क्यू आर दिखाएंगे आपको, मतलब ऐसे एक ट्रायंगल के फॉर्म में दिखा देंगे प्रिज्म को। बट रियलिटी में ये प्रिज्म पूरा पूरा एक सरफेस है। लेफ्ट साइड पर एक सरफेस है और राइट साइड पर भी एक सरफेस है, तो दो सरफेसेस के बीच में एंगल बनेगा, उसी एंगल को एंगल ऑफ प्रिज्म डिफाइन करोगे। तो यहाँ से स्टार्ट करो। लाइक पी क्यू आर, मैंने कहा था कि पी क्यू आर वाला सेगमेंट दिखाएंगे आपको, पी क्यू आर वाला सेगमेंट। उसके ऊपर अब यहाँ से एच एम वाली लाइट हमें इंसिडेंट करा रहे हैं एंगल आई के ऊपर, और पहले वाले सरफेस से पी क्यू पर वो रिफ्रैक्ट हो रही है। फर्स्ट सरफेस से पी क्यू पर रिफ्रैक्ट होकर के वो प्रिज्म के अंदर जाएगी, एंगल आर वन पर रिफ्रैक्ट हुआ है, और दूसरे वाले सरफेस से फिर वो रिफ्रैक्ट होगा, और फाइनली एंगल ई पर वो इमर्ज हो रहा है। तो ई को हम एंगल ऑफ इमर्जेंस डिफाइन करोगे, यानी इस तरफ इमर्जेंट रे है और लेफ्ट साइड पर हमारी इंसिडेंट रे है। ये बहुत बेसिक टॉपिक है, मतलब सिंपली स्नेल्स लॉ से किया जा सकता है इसको। दो बार रिफ्रैक्शन है, एक सरफेस से पी क्यू पर, सरफेस से पी क्यू नहीं है एक्चुअली, सरफेस आपको फिर से बता दें, सरफेस पी क्यू नहीं होता। सरफेस पूरा ये है एक्स डी ई ए वाई, लेकिन हम इसको बोलने के लिए पी क्यू ही बोलेंगे बार बार आपसे, कि सरफेस पी क्यू और सरफेस पी आर। एक्चुअल में पी क्यू और पी आर दो लाइन है सिर्फ, तो वो जिस सरफेस के ऊपर लाइन है ना, मतलब वही होगा कि उस सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ है। लगाओ स्नेल्स लॉ, अगर हम एट पी क्यू लगाएं, एट पी क्यू अगर आप स्नेल्स लॉ लगाते हो यहाँ पर एक पी क्यू पर, और आउटसाइड हम सराउंडिंग को म्यू एस मानते हैं, प्रिज्म के मटेरियल को म्यू पी से डिनोट कर देते हैं, और फिर से बाहर म्यू एस। तो म्यू एस सराउंडिंग के लिए हो गया, म्यू पी प्रिज्म के लिए हो गया। पी क्यू पर अगर स्नेल्स लॉ फॉलो करते हैं तो साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस आई अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल आर वन, साइन आई अपॉन साइन आर वन इक्वल टू म्यू पी बाय म्यू एस। ये सिंपल सा है फर्स्ट। ऐसे ही आप पी आर पे कर दो, एट पी आर, तो सरफेस पी आर के लिए एंगल आर टू जो होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा, और एंगल ई इमर्जेंट। तो यहाँ पर स्नेल्स लगाओगे तो साइन आर टू बाय साइन ई, साइन आर टू बाय साइन ई क्या लिखेंगे यार इसको, यहाँ पर देखो सेकंड सरफेस पर, गलत करके दिखा, मैं गलत करके दिखाओ। ठीक है। साइन आर टू बाय साइन ई को क्या लिखेंगे सेकंड सरफेस पर अगर लिखना चाहोगे तो म्यू एस बाय म्यू पी। हर्षिता बच्चा माइक म्यूट करो अपना। साइन आई बाय साइन आर वन इज म्यू पी बाय म्यू एस इक्वेशन 1, और साइन आर टू बाय साइन ई इक्वल्स टू म्यू एस बाय म्यू पी इक्वेशन 2। बस ये बेसिक दो इक्वेशन हैं स्नेल्स लॉ की। और हमारा जो टारगेट है, मतलब बेसिकली हमारा टारगेट ये होता है इसमें, एंगल ऑफ डेविएशन को फाइंड करना हमारा टारगेट होता है मेनली। एंगल ऑफ डेविएशन कितना बनेगा, और एंगल ऑफ डेविएशन होता है लाइन एच एम और लाइन एन के बीच का डिस्टेंस, एंगल सॉरी, मतलब जो इंसिडेंट रे है एच एम, उस इंसिडेंट रे एच एम को हम लोगों ने आगे एक्सटेंड कर रखा है, तो उसके साथ ये जो रे इमर्ज हुई है एन के वाली, ये कितने एंगल पर जाएगी, ये एंगल निकालना आपका टारगेट है। तो ये कैलकुलेट करो कितना बनेगा यार ये एंगल एन पे, इसको एन के वाली लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड करो, एन के वाली लाइन को बैक साइड पर एक्सटेंड करें अगर, तो ये इंसिडेंट रे के एक्सटेंशन वाले पार्ट से जो एंगल बना रहा है ये एंगल निकालना आपको, इसको डेविएशन कह रहे हैं। यहाँ पर तो मैंने डी लिखा है, बट सिंबल में डेल्टा बनाऊंगा, डेल्टा डी लिख रहे हैं यहाँ पर, बट उसको आप डेल्टा सही समझो।
कैसे निकालोगे यार इसमें डेल्टा की वैल्यू? 90 minus R1 plus 90 minus R2. 90 माइनस I1, नहीं नहीं नहीं, ध्यान से देखो। सर R1, सर 90 minus R1. हाँ जी, 90 माइनस R, नहीं वो भी गलत बोल रहे हो। देखिए वो भी गलत बोल रहे हैं यहाँ पर। देखो ये है ना, ये जो सर I1 plus E। बच्चा एक मिनट देखो कैसे होगा, देखो समझो आराम से। ये ऐसे क्या करो ना, पहले जो पॉइंट M पर रिफ्रैक्शन हुआ है, पॉइंट M पर ये एंगल कितना बनेगा यहाँ पर, जो पॉइंट M पर रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, तो ये एंगल लिख सकते हो I माइनस R1। और पॉइंट N पे जो अंदर की तरफ एंगल बन रहा, पॉइंट N पर अंदर की तरफ, पॉइंट N पर अंदर वाले ट्रायंगल का जो बन E रहा है minus E R2. minus R2। तो ये एंगल E माइनस R2 है। और डेल्टा जो है वो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से आ जाएगा। तो जो एंगल डेल्टा बनेगा वो बेसिकली I माइनस R1 और प्लस E माइनस R2, ये बनेगा आपका डेल्टा की वैल्यू। और इसमें R1 R2 और कैपिटल A जो एंगल है, इनका भी एक रिलेशन बनता है। R1 R2 और कैपिटल A का, इनका भी एक रिलेशन बनेगा यार। वो रिलेशन आपको दिखा रहे कहाँ से बनेगा, इसको म्यूपी को थोड़ा इधर कर देते हैं। ये जो नॉर्मल वाली लाइन है ना, इसको बैक साइड पर एक्सटेंड करो, फर्स्ट सरफेस की नॉर्मल लाइन को और सेकंड सरफेस की नॉर्मल लाइन, इन दोनों को बैक साइड एक्सटेंड करके मीट कराओ। और क्योंकि ये नॉर्मल की लाइन से, मतलब सरफेस PQ के परपेंडिकुलर और सरफेस PR के परपेंडिकुलर लाइन से, नॉर्मल लाइन से, इसको मैं नॉर्मल PQ से डिनोट कर दे रहा हूँ और इसको नॉर्मल PR से डिनोट कर दे रहे हैं, NPR मतलब नॉर्मल एट PR। सर R1 plus R2 equal to A। हाँ बिल्कुल। तो ये जो रे प्रिज्म के अंदर है, उसका सरफेस PQ से जो एंगल बनेगा, T minus R1। ये एंगल, मतलब एक तरीके से एंगल PMN की बात कर रहा हूं मैं आपसे, एंगल PMN की बात कर रहा हूं। तो एंगल PMN प्रूफ कर सकते हो कि ये 90 माइनस R1 है। एंगल PNM की बात करें अगर, PNM मतलब इधर वाला एंगल, ये जो एंगल बनेगा इधर वाला PNM, ये एंगल आप कह सकते हो 90 माइनस R2 है। और फिर आप अपना एक ट्रायंगल चूज कर लो, ट्रायंगल PMN चूज कर लो, सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री करके देख लो। तो तीन एंगल्स इसमें, एक बन गया 90 माइनस R1, दूसरा बन गया 90 माइनस R2 और तीसरा बन गया यहाँ पर कैपिटल A। इन तीनों का सम कर दीजिए 180 डिग्री, तो प्रूफ हो जाता है यहाँ से इंपॉर्टेंट रिलेशन प्रूफ हो जाता है कि R1 प्लस R2 की वैल्यू इक्वल टू कैपिटल A। ये रिजल्ट प्रूफ हो जाता है यहाँ से, R1 प्लस R2 इक्वल टू A। और फिर इसको हम डेल्टा वाले फॉर्मूले में पुट कर लेंगे, तो डेल्टा का फाइनल रिजल्ट बन जाएगा, डेविएशन विल बी एंगल I प्लस एंगल E, माइनस कॉमन कर दीजिए और यह R1 प्लस R2 को कैपिटल A से रिप्लेस कर दो। यही इसका बस एक सिंगल फॉर्मूला है। अब इसको अलग अलग फॉर्म्स में लिखने की बात है बस, अल्टीमेटली डेविएशन की वैल्यू ये आएगी, कैपिटल I प्लस E माइनस कैपिटल A, मतलब इंसिडेंट एंगल प्लस इमर्जेंट एंगल और माइनस जो प्रिज्म का एंगल बन रहा है कैपिटल A। ये इसका मेन रिजल्ट है। तो इस मेन रिजल्ट को ध्यान रखना है कि इसी के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। प्लस ये R1 प्लस R2 इक्वल टू, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई बार हेल्प करता है क्वेश्चन में, टाइम सेव करने में हमारा। तो ठीक है, ज्योमेट्री है पूरी, मतलब इसमें बेसिकली ना आपको कोई बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, प्योर मैथमेटिक्स है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, एंगल, ये सब लगाना है तुम्हें। तो डेल्टा I प्लस E माइनस A और R1 प्लस R2 इक्वल टू कैपिटल A। अब इसके ऊपर क्या है ना कि हम लोग डेल्टा और I के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, जो कि एक्सपेरिमेंटली ग्राफ होता है। अब ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने किया नहीं होगा, बट अब पता नहीं क्लास 10th में किया है या नहीं किया है, लेकिन वहां पर क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट में, प्रिज्म के एक साइड पर दो पिन लगाते हैं, दो पिन प्रिज्म की एक साइड पर रख देते हैं और प्रिज्म के दूसरे साइड से दो पिन लगा देते हैं। और जब चारों पिन आपको एक साइड में दिखती हैं तो वहां पर लाइन ड्रॉ करी जाती है। यस सर, करा हुआ Yes, है। sir. करा हुआ है सर। करा हुआ, तो उसी से डेविएशन निकाला जाता है, मतलब स्लैब में करा हाँ, दिया स्लैब में भी करते हो लेटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए, और ग्लास दोनों में दोनों में किया होगा। अब इस साल तो एक्सपेरिमेंट हुए नहीं, अदरवाइज इस साल भी किया होता आपने, क्योंकि इसका पूरा पूरा एक्सपेरिमेंट है, ग्राफ बनाने को आता है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ बता रहा हूँ आपको, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जो हमारे पास डिफिकल्टी आने वाली है वो समझो क्या है। अगर मैं इस डेविएशन को, ध्यान से देखना, अगर मैं इस डेविएशन का एक्सप्रेशन डिराइव करूं तो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा वो हम सब की
हम सब की लिमिटेशंस के बियॉन्ड जाएगा। देखो कैसे, एंगल आई माइनस एंगल ए। अब हम एंगल ई को क्या लिखेंगे, देखो एंगल ई को ना सेकंड वाली इक्वेशन देखो, सेकंड वाली इक्वेशन से एंगल ई को क्या लिख सकते हो, अगर हम सेकंड वाली इक्वेशन से एंगल ई को लिखना चाहें तो हम लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ, सर म्यू पी इंटू साइन R2 अपॉन म्यू एस। सुनिए तो म्यू पी बाय म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ R2। मैं एक यहीं पर स्टेप लिखूंगा तो यहाँ पर साइन R2 आएगा। अब हम इसी में क्या करने जा रहे हैं, मैं यहीं पर R2 को रिप्लेस कर देंगे और R2 को रिप्लेस करके उसकी जगह लिख देंगे कैपिटल A माइनस R1, है ना, R1 प्लस R2 इक्वल टू A वाले से। और फिर एक और स्टेप आगे बढ़ो तो R1 को आप फर्स्ट इक्वेशन से ले आओ, R1 की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन से। तो हम यहाँ पर R1 को भी हटाने जा रहे हैं और R1 की जगह पर फर्स्ट इक्वेशन से जब हम रखेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी हमारे लिए साइन इनवर्स, R1 की वैल्यू निकाल रहे हो, ये हो जाएगा म्यू एस डिवाइडेड बाय म्यू पी एंड देन फर्दर साइन ऑफ एंगल आई। तो कुल मिलाकर के ये रिजल्ट बन रहा है आपका, इतना तगड़ा एक्सप्रेशन बन रहा है ये। अब ये जो रिजल्ट है डेविएशन का, ये कह तो सकते हो कि फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला ना तो किसी को याद होने वाला है और ना इसके अंदर कोई आप मैथमेटिक्स लगा भी पाओगे। बट इससे ये जरूर क्लियर हो गया है कि डेविएशन किस चीज का फंक्शन है। तो ये क्लियर हो गया कि डेविएशन इज फंक्शन ऑफ, अगर हम बात करें तो ये तीन वेरिएबल्स का फंक्शन है। इट इज अ फंक्शन ऑफ एंगल ए, फंक्शन ऑफ म्यू पी, फंक्शन ऑफ सराउंडिंग और एंगल आई। इन तीनों चार वेरिएबल्स इसके अंदर आ रहे हैं। बट प्रॉब्लम इसमें क्या है ना, हम लोग का मेन टारगेट होता है मिनिमम डेविएशन फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। मतलब प्रिज्म के लिए हम मिनिमम डेविएशन फाइंड करते हैं। तो अगर आपसे मैं कहूं कि कैलकुलस लगाओ यहाँ पर और डेल्टा को आई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो करो, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये शायद किसी को इतनी हिम्मत नहीं देगा कि इसको डिफरेंशिएट कर पाओ आप आई के रिस्पेक्ट में। प्रॉब्लम समझ, इसमें हो तो जाएगा डिफरेंशिएट, लेकिन मतलब पहला टर्म आई डिफरेंशिएट हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, कैपिटल ए जीरो हो जाएगा, लेकिन इसके बाद जब स्टार्ट करोगे ना तो पहले इनवर्स फंक्शन डिफरेंशिएट करोगे, फिर अंदर चेन रूल लगाते चले जाओगे। डिफिकल्टी समझ में आ रही है यहाँ पर कि क्या है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? प्रॉब्लम मतलब यस कि सर। इसका डिफरेंशिएशन अगर आई के रिस्पेक्ट में करना हो ना तो इतना आसान नहीं होगा ये। मैं ये नहीं कह रहा कि होगा नहीं, हो तो जाएगा, लेकिन उसके बाद उसको जीरो भी करना है अगर मैक्सिमम मिनिमम की प्रॉपर्टी पे जाओ। तो एक तो डिफरेंशिएशन में टाइम लगेगा, फिर उसको जीरो करना है, उसके बाद उसको सॉल्व भी करना है। ये बहुत चैलेंजिंग काम है यहाँ पर। तो फ्री टाइम हो तो आप इसको ट्राई जरूर करना कि डी डेल्टा अपॉन डी आई की क्या वैल्यू बन रही है और उसको जीरो करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, अगर फ्री टाइम हो तो। इसीलिए क्या करते हैं ना कि इसको हम एक्सपेरिमेंटल करते हैं कि चलो एक काम करते हैं, एंगल आई को चेंज करते हैं, एंगल आई को चेंज करें और डेल्टा की वैल्यू को नोट करते जाएं एक्सपेरिमेंट में, और फिर हम उसका एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से है, देखो ये ग्राफ बिटवीन द एंगल ऑफ डेविएशन एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और उस ग्राफ के बेसिस पर ऑब्जर्वेशन। मतलब इसमें मैथमेटिकल काम नहीं करने जा रहे हैं, हम ग्राफिकल स्टडी करेंगे इसको। मैथमेटिकल स्टडी डिफिकल्ट है तो हमने यहाँ पर अप्रोच बदल दी, हमने यहाँ पर ग्राफिकल स्टडी कर ली कि ग्राफ से हमको आइडिया लग जाएगा। और जब ग्राफ प्लॉट किया गया तो ये रेड वाला ग्राफ है, यहाँ पर जो ये रेड कलर से ग्राफ है ना, ये हमारा डेल्टा वर्सेस आई ग्राफ है। हम लोगों ने डी लिखा है, बार बार सुनना, लेकिन क्योंकि इसमें सिंबल नहीं बन सकते तो डी और डेल्टा का मतलब एक ही है। आप चाहे डेविएशन को डी लिखो चाहे डेल्टा लिखो। तो ये डेल्टा वर्सेस आई ग्राफ, ये रेड वाला ग्राफ है जो एक वैल्यू से स्टार्ट होता है, फिर नीचे की तरफ डिप करता है, फिर मिनिमम डेविएशन पे जाता है और उसके बाद वापस राइज कर जाता है। एक्सपेरिमेंटल ग्राफ पता है आपको। तो इस ग्राफ की स्टडी करनी है, ग्राफ का, बिकॉज देखो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस फंक्शन का ग्राफ बनाओ तो आपसे नॉर्मल ग्राफ जो होते हैं पैराबोला और ये सब तो बनते नहीं है। अगर इस फंक्शन का ग्राफ दे दूं बनाने को कि डेल्टा और आई का ग्राफ बनाइए जिसमें साइन इनवर्स है, उसके अंदर फिर साइन है, उसके बाद फिर साइन इनवर्स है और फिर साइन है, मतलब इतनी कैस्केडिंग लगी हुई है इसके अंदर, बड़ा पॉसिबल नहीं है यार, मतलब टफ है बहुत। तो इसी पर आओ, इसमें 3 पॉइंट्स ऑब्जर्व करने वाले हैं। नंबर 1 मिनिमम डेविएशन। तो यहाँ पर इसीलिए क्लियर कर दिया गया है कि एक्सपेरिमेंट और थ्योरी शोज दैट द मिनिमम डेविएशन ऑफ लाइट अकर्स व्हेन द रे पासेस सिमेट्रिकल थ्रू द प्रिज्म। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मिनिमम डेविएशन की जो कंडीशंस है, रे पासेस सिमेट्रिकली थ्रू द प्रिज्म। इसका क्या मतलब हुआ?
रे पासेस सिमेट्रिकली थ्रू द प्रिज्म, इस लाइन का मतलब क्या हुआ देखिए। सर इंसिडेंस एंगल एंड इमर्जेंट एंगल आर सेम। हाँ वो भी होंगे, ये चीज नहीं, अब थोड़ा सा ध्यान दो। हाँ वो तो होंगे। सिमेट्रिकली थ्रू द प्रिज्म का मतलब ये है कि प्रिज्म के अंदर जो सरफेस PQ पर एंगल बन रहा R1 और दूसरे साइड जो एंगल बन रहा R2, ये बराबर हो। सिमेट्रिकली आप वो भी कह सकते हो R1 R2 बराबर होने चाहिए और एंगल I और एंगल E बराबर होने चाहिए। तो ये है सिमेट्रिकली, मतलब एंगल R1 शुड बी इक्वल टू एंगल R2 एंड एंगल I शुड बी इक्वल टू एंगल E। ये है कंडीशन फॉर द मिनिमम डेविएशन। और मैक्सिमम डेविएशन इसी ग्राफ के थ्रू आ रहा है कि एंगल I की वैल्यू को 90 डिग्री कर दिया जाए। तो इट्स, अब मैक्सिमम डेविएशन दो तरीके से मिलेगा, या तो एंगल I आप 0 डिग्री ले लें, दो जगह मैक्सिमम दिखाया गया है, लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर। तो या तो एंगल I 0 डिग्री ले लें, या फिर कोई ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इमर्जेंस 90 हो। ये दो कंडीशंस हैं आपकी मैक्सिमम डेविएशन की ग्राफिकली। और तीसरा जो ऑब्जर्वेशन आ रहा है वो ये ग्राफ के थ्रू, बिकॉज ये रेड वाला ग्राफ जब देख रहे हो आप, तो अगर हम डेविएशन वाली वर्टिकल एक्सिस पर कोई भी एक डेविएशन चूज कर लें, अगर डेविएशन वाली वर्टिकल एक्सिस पर कोई भी एक डेविएशन देखो, तो उस डेविएशन के करस्पॉन्डिंग आपको ग्राफ के ऊपर 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर एक एंगल मिल जाएगा I1 और उसी डेविएशन के करस्पॉन्डिंग ग्राफ में हमें एक दूसरा पॉइंट भी मिलेगा। वर्टिकल एक्सिस की किसी भी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर दो वैल्यूज मिल रही हैं, एक तरफ I1 एक तरफ I2, ये दो वैल्यूज मिल रही है हमें। तो तीसरा यही है, सेम डेविएशन एट टू एंगल ऑफ इंसिडेंसेस। और उसको जस्टिफाई कैसे किया जा रहा है? सेम डेविएशन इज ऑब्टेन्ड एट टू डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंसेस। इसको जस्टिफाई ऐसे कर रहे हैं, एक्चुअली एट एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस I देयर विल बी सम एंगल ऑफ इमर्जेंस E। ये कह रहे हैं कोई भी आप एंगल ऑफ इंसिडेंस I चूज करोगे तो उसके करस्पॉन्डिंगली एंगल ऑफ इमर्जेंस E होगा। इनका ये कहना होता है, देखो ये कहना होता है कि मान लो हमने अगर एक प्रिज्म से लाइट भेजी, किसी भी एंगल पर लाइट हमने भेजी, एट सम एंगल I मान लो भेजी, और वो लाइट प्रिज्म के थ्रू जा करके और वापस एंगल E पर बाहर आई। तो इनका ये कहना है कि जिस तरफ से लाइट बाहर आ रही है, इसको हम यहीं से रिवर्स कर दें। अगर इमर्जेंट रे को बदल करके इंसिडेंट रे कर दो, तो जो इंसिडेंट रे थी वो बदल करके इमर्जेंट रे बन जाएगी रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से। इस बार सात्विक बच्चा माइक म्यूट कर ले, आपके यहाँ से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। कि अगर हमने कोई रे इंसिडेंट कराई एट एंगल I, वो प्रिज्म के अंदर गई और बाहर निकल के आ रही है E से, तो अगर हम दूसरे साइड, प्रिज्म के दूसरे साइड से लाइट को वापस उसी डायरेक्शन में भेजे जिस डायरेक्शन से वो इमर्ज हुई थी, तो लाइट अपना पाथ रिट्रेस कर जाएगी। और जब अपना पाथ रिट्रेस करेगी तो दोनों तरफ से सेम डेविएशन आएंगे। तो अगर हम लेफ्ट साइड से लाइट को भेज रहे हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, और हम राइट साइड से जब लाइट को भेज रहे हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस E है। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी एंगल I के करस्पॉन्डिंग जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है, उसी एंगल ऑफ इमर्जेंस पर आप दूसरे साइड से लाइट भेज दो, वो वापस उतना ही डेविएट होगी, बिकॉज जब अपने पाथ को रिट्रेस करेगी तो डेविएशन भी सेम होगा हमारा। सर तो यहाँ से अगर हम लोग डेल्टा और ई में ग्राफ बनाते हैं तो वो भी सेम आएगा? नहीं, देखिए पहली बात, ग्राफ हमेशा बनता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। एंगल I हमें इंडिपेंडेंट है, एंगल E इंडिपेंडेंट नहीं है, तो कोई सेंस नहीं बनता कि हम किसी डिपेंडेंट वेरिएबल पे ग्राफ बनाएं। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है कोऑर्डिनेट एक्सिस की कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। बट पॉइंट आप समझो, रिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट समझिए। रिवर्सिबिलिटी कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। इसको दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हो, इसको दूसरे तरीके से कि लाइट अपने पाथ को रिट्रेस करने का कंसेप्ट ये भी कह सकते हो कि अगर हमने लाइट को सपोज दैट 20 डिग्री एंगल पर भेजा फॉर एग्जांपल, और लाइट दूसरे सरफेस से ऐसे रैंडमली चूज कर रहा हूं, मान लो 40 डिग्री पर बाहर आई, तो अगर हम इसी प्रिज्म के अंदर अगर हम लाइट को 40 डिग्री एंगल पर भेजेंगे, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस जो बनेगा इसका, यानी जो लाइट बाहर निकल करके आएगी, वो ऑटोमेटिकली 20 डिग्री बन जाएगा। यानी कि फर्स्ट केस में एंगल I 20 है और एंगल E 40 है, तो अगर हम एंगल E पर ही इंसिडेंट कराएं
यानी 40 डिग्री को एज एंगल आई मान लें तो ऑटोमेटिकली 20 डिग्री आपका वापस एज एंगल ई बन जाएगा। और क्योंकि डेविएशन की वैल्यू आई प्लस ई माइनस ए है और आई और ई अगर आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, ये दोनों आपस में ही इंटरचेंज हो जा रहे हैं, तो दैट मीन्स की सेम डेविएशन मिल जाएगा आपको। ये रीजन है सेम डेविएशन एट टू डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये भी कह सकते हो कि जिन दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डेविएशन सेम है, इनमें से अगर I1 को आप एंगल ऑफ इंसिडेंस मानते हो, AOI एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो I2 करस्पॉन्डिंगली एंगल ऑफ इमर्जेंस कहलाएगा, AOE। अब समझ में आया आपको तुषार कपूर क्या बोलता था? AOI और AOE क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 और उसके करस्पॉन्डिंग I2 जिसको बोल सकते हो एंगल ऑफ इमर्जेंस, AOE। ये तीसरा पॉइंट है। सर ये वाला ग्राफ सर हम लोग का डेल्टा एक्चुअली आई इक्वल टू 0 पे अगर मैक्सिमम डेविएशन आ रही है सर, तो ये वाला जो ग्राफ है ये थोड़ा और एक्सटेंड होगा क्या, डेल्टा पे जाएगा? मतलब I0 पे हमने ग्राफ को दिखाया नहीं है, मैं बता रहा हूँ अभी आपको क्या करना है। I0 पे अभी हम बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। I0 पे ग्राफ दिखाया है कहाँ है? अगर देखो तो ग्राफ हमने रेड वाली लाइन बना रखी है, तो ग्रीन कलर यस सर, एग्जैक्टली यस सर। ग्रीन कलर की लाइन I इक्वल टू 0 पे गई ही नहीं है। क्यों नहीं गई जानते हो? यहाँ सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है आपका? सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? या तो I0 पर मैक्सिमम डेविएशन आएगा या फिर एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके करस्पॉन्डिंगली एंगल E90 हो। समझाते हैं अभी इसको, रुक जाओ, डिटेल में समझाएंगे इसको भी, एक एक करके सारा समझाएंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है इसमें? किस पॉइंट पे कह रहे हो? डाउट बताओ कौन? 3 पॉइंट्स पहले आप समझो, इसमें से कौन सा पॉइंट कंफ्यूज कर रहा है? एक मिनिमम डेविएशन की कंडीशन, एक मैक्सिमम डेविएशन कंडीशन और एक सेम डेविएशन एट टू एंगल्स। इनमें पॉइंट कौन सा डिस्टर्ब कर रहा है पहले ये बताओ। अभी हम इसको तो प्रूफ करेंगे भी, मिनिमम डेविएशन वाले को तो हम प्रूफ करेंगे कि ऐसा क्यों। रेस सिमेट्रिकली पास होने पर ही मिनिमम डेविएशन आएगी, ऐसा क्यों? और कोई तरीका नहीं है इसको। और फिर मैं कह रहा हूँ प्रूफ करने के तरीके दो हैं आपके पास। एक ऑप्शन जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन लगाओ, डी डेल्टा बाई डी आई इक्वल टू 0, बट वो कोई नहीं कर पाएगा, तो इसलिए हम भी नहीं करेंगे उसे। अननेसेसरली हम 1 घंटे इसको डिफरेंशिएट करें, फिर जीरो करें, फिर सॉल्व करें, मतलब सेंसलेस बात हो जाएगी, कोई मतलब नहीं बन रहा उसका। मैक्सिमम डेविएशन पे थोड़ा सा वेट कर लो, अभी आते हैं इसके ऊपर। और सेम डेविएशन वाला कंसेप्ट जो है वो बेसिकली लाइट के उस नेचर के बेस पे कह रहे हो कि लाइट अपने पाथ को हमेशा रिवर्स कर जाती है, रिवर्सिबिलिटी नेचर। तो ये आप तीसरा पॉइंट उस बेसिस पे करें, ये नेचर ऑफ लाइट है, मतलब ये कोई प्रिज्म की प्रॉपर्टी नहीं है। अब देखो ये प्रूफ करने जा रहे हैं। अब प्रूफ ऑफ सिमेट्रिकल पैसेज ऑफ लाइट एट मिनिमम डेविएशन, इसका क्या प्रूफ होगा? इसका प्रूफ समझो आप। यहाँ पर 2 लाइट रेज मैंने दिखाई है, आप ध्यान से देखना है, यहाँ पर 2 लाइट रेज दिखाई गई है। एक लेफ्ट साइड से, मतलब एरो के हिसाब से देख सकते हो, एक रेड कलर वाली लाइट जो P से M तक जा रही है, M से N की तरफ जा रही है और N से R की तरफ आ रही है, ठीक है। और दूसरी लाइट जो X पॉइंट से जा रही है, Y की तरफ जा रही है, Y से T की तरफ जा रही है और T से वापस S की तरफ आ रही है, दूसरे साइड से, प्रिज्म के दूसरे साइड से आ रही है। ठीक है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि इन दोनों का सेम डेविएशन है। मतलब आपको ये प्रूफ करना है, प्रूफ ये करना है, लॉजिकली प्रूफ करना है, मैथमेटिकली नहीं। प्रूफ ये करना है कि सिमेट्रिकल पैसेज होने पर ही आपका मिनिमम डेविएशन मिलेगा आपको। ठीक है जी, पॉइंट समझ में आ रहा है क्या प्रूफ करने जा रहे हैं यहाँ पर? यस सर। प्रूफ Yes, है ना कि ये थियोरेटिकली प्रूफ होगा, मैथमेटिकल प्रूफ नहीं होगा। मैं पहले बता दूं आपको, थियोरेटिकल प्रूफ होगा, मैथमेटिकली हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे इसको। तो लेफ्ट साइड से जो रे भेजी गई है, मान लेते हैं जो लेफ्ट साइड से ये जो रेड वाली रे है, इसके लिए हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और मान लेते हैं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा आई है, I1, इसको I1 मान लेते हैं। और दूसरे साइड जो ग्रीन कलर से रे बनाई गई है, उसके लिए पॉइंट Y पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उसके लिए हम एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लेंगे। यहाँ पर दूसरे साइड पर एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम I2 मान लेते हैं, इसको I2 मान लीजिए। ठीक है जी।
और इसमें ये वाला कंसेप्ट भी आपको हेल्प करेगा यार, ये कंसेप्ट भी हेल्प करेगा ग्राफ के हिसाब से। ग्राफ के हिसाब से ये कंसेप्ट हेल्प कर रहा है कि अगर एक ही डेविएशन आपको 2 बार मिल रहा है तो ये मतलब सेम डेविएशन एट 2 एंगल्स वाला कंसेप्ट आपको मिलेगा, सेम डेविएशन एट 2 एंगल्स। अच्छा एक चीज और बता दें, हाँ एक चीज और याद आ गई भी, कुछ लोग इसमें ये प्रूफ भी लगाते हैं, कुछ लोग प्रूफ करने के लिए ना, मतलब एक दिखा देते हैं, मतलब कुछ किताबों में ये वाला प्रूफ मिल जाएगा तुमको, मतलब अब मुझे नाम नहीं लेंगे उसका, लेकिन कुछ किताबों में इसका प्रूफ ये भी है, डेल्टा इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए, और वो प्रूफ क्या लगाते हैं यहाँ पर, है ना, वो प्रूफ ये कर देते हैं कि आई प्लस ई में वो एम जी एम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। एक ये भी कुछ कुछ जगहों पर इसका रिजल्ट है, बट ये थोड़ा देखो आपको बताना है कि जस्टिफाइड है या नहीं है। वो लोग ये कहते हैं कि आई प्लस ई, मतलब हम पहले प्रॉपर्टी आपको बता दें, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी ये कहती है कि ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 या ए प्लस बी इज मोर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रूट ए बी, और ए प्लस बी की जो मिनिमम वैल्यू बन सकती है एएमजीएम प्रॉपर्टी के हिसाब से वो 2 टाइम्स ऑफ रूट ए बी होती है, और ये तब होती है जब ए और बी बराबर होते हैं। ये पूरी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, तो कुछ लोग इसके थ्रू भी प्रूव कर सकते हो कि आई प्लस ई के साथ भी यही कह सकते हैं कि आई प्लस ई की जो मिनिमम वैल्यू बनेगी वो 2 टाइम्स ऑफ रूट आई इंटू ई बनेगी, और ये तब बनेगी जब एंगल आई और एंगल ई इक्वल होंगे। अब ये प्रूफ सही है या गलत है, आप ये बताना होगा आपको, क्या ये प्रूफ सही है, बताओ। इस प्रूफ में कोई एरर है या ये प्रूफ सही है? सर इससे सर ये नहीं प्रूफ हो पा रहा है कि दो मतलब डेल्टा पे दो I1 और I2 आएंगे। डेल्टा को छोड़ दो, तुम डेल्टा की बात छोड़ दीजिए, हम सिर्फ ये कह रहे हैं क्या ये, अभी डेल्टा मिनिमम की बात छोड़ दो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसमें कोई मैथमेटिकल कंसेप्चुअल एरर है क्या, मैं सिर्फ वो पूछना चाह रहा हूँ। मतलब आप लोग कि ये जो एएमजीएम की प्रॉपर्टी आप लगाते हो, क्या ये कहीं भी लगा सकते हैं हम लोग, क्या ये प्रॉपर्टी को कहीं भी लगा सकते हैं, या इसके लिए जो ए और बी होते हैं उनमें कुछ कंडीशंस होती हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको कितनी क्लैरिटी है इसके बारे में। सेम साइन क्यों नहीं तो साइन प्रोग्रेशन होनी चाहिए। साइन, एक मिनट बच्चा, नहीं नहीं साइन तो सेम है इनका, आई और सॉरी आई और ई दोनों ही पॉजिटिव हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंगल आई एंगल ई बराबर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आई और ई दोनों पॉजिटिव एंगल्स हैं। बच्चा वॉइस क्रैक कर रही है, देख लो आराम से सोच के बताओ मुझे, मतलब थोड़ा सा। सर आई और ई इंडिपेंडेंट होने चाहिए एक दूसरे से। हाँ हाँ, क्या ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या कि एएमजीएम प्रॉपर्टी लगाते समय ए और बी दोनों अलग अलग वेरिएबल्स होने चाहिए, मतलब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए? यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पर ऐसा है क्या कि आई और ई इंडिपेंडेंट हैं? नो सर। No, sir. हाँ, तो मतलब कि एक्चुअली आप सोचो, देखने में इसमें कोई गलती नहीं है, अगर आप इसको देखोगे ना मैथमेटिकली तो ऐसा लगेगा कि यार इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आप इसमें एरर फाइंड नहीं कर पाओगे जल्दी से। लेकिन अब जिसको थोड़ी सी डीप नॉलेज है मैथ की वो समझ जाएगा। अच्छा यहीं पर एक और बता दें, तो आपको दोनों बता दें, कुछ कुछ किताबें और भी हैं, मतलब जहां पर अब देखो उनमें ये काम कर देते हैं, वो क्या कहते हैं, डेल्टा बराबर आई प्लस ई, तो वो आई प्लस ई को क्या कर देते हैं, स्क्वायर रूट में ले आकर के आई माइनस ई का होल स्क्वायर प्लस 4i इंटू ई, मतलब a प्लस बी इक्वल टू रूट ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab माइनस a। और यहाँ पर वो लॉजिक क्या इम्प्लीमेंट कर देते हैं कि डेल्टा को मिनिमम करने के लिए स्क्वायर रूट के अंदर ये जो i माइनस ई स्क्वायर है ये मिनिमम होना चाहिए, और क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होनी चाहिए, इसलिए i इक्वल टू ई होना चाहिए। अब बताओ इसमें क्या लॉजिक है, ये लॉजिकल सही है, बोलिए लॉजिकल सही है या नहीं है? No, sir. अब पता करना है यार, दोनों मेथड गलत हैं। अब ठीक है आंसर भले आपका आ जाएगा, आई इक्वल टू ई प्रूफ हो जाएगा, लेकिन अब कितना सही कितना गलत है ये तो मैथ बता सकता है आपको, इसमें क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम फिर यही है कि जो बगल में आपने आई और ई लिखे हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स नहीं है, ये इंडिपेंडेंट होते तो ये भी सही था।
ठीक है बच्चा, आप चलो देखो आगे, इसको इरेज कर देंगे एक्चुअली हम अभी। तो मतलब आपको बता दिया कि ये सब भी प्रूफ मिल जाएंगे तुम्हें, लेकिन अब सही है कि नहीं है ये आपको जज करना है। देखो इसको हटा रहे क्योंकि फिर मुझे दोबारा डायग्राम बनाना पड़ेगा। अच्छा अब देखो हम क्या कर रहे हैं ना, ये प्रूफ करने के लिए जो हम, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थ्योरेटिकल प्रूफ करेंगे। थ्योरेटिकल प्रूफ में हम ये करें कि लेट डेल्टा मिनिमम इज ऑब्टेन्ड, हम उल्टा चलेंगे। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन, हम लोगों ने अभी कहा था कि जो मिनिमम डेविएशन होगा ये तब होगा जब ये एंगल आई और ये एंगल ई बराबर होंगे, है ना। एक काम करें सर जल्दी से, देखिए हम रेड वाले के लिए इसको आई मानते हैं और रेड वाले का एंगल ऑफ इमर्जेंस, आप लोग अपनी कॉपी में नोट करना, बच्चा बता रहे हैं क्योंकि इसमें दिक्कत होगी। रेड वाले के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और एंगल ऑफ इमर्जेंस ई है। लेट डेल्टा मिनिमम इज ऑब्टेन्ड व्हेन एंगल आई इज नॉट इक्वल टू ई। रिवर्स प्रूफ करेंगे, रिवर्स प्रूफ करेंगे। अभी मैं ये कह रहा हूं कि आई और ई बराबर होंगे तो डेल्टा मिनिमम होगा। हम कह रहे हैं कि चलिए ये मान लेते हैं कि मिनिमम डेविएशन तब होगा जब आई और ई बराबर नहीं होंगे, उल्टा मान के चलो। अगर ये बात गलत साबित हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये प्रूफ हो जाएगा कि जो मिनिमम डेविएशन है वो आई और ई के बराबर होने पे आएगा। लॉजिक समझ पा रहे हैं इसको, कि हम लॉजिकल मतलब थियोरेटिकल प्रूफ करने जा रहे हैं और जो चीज मुझे प्रूफ करनी है उसका अपोजिट मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मिनिमम डेविएशन सिमेट्रिकल पैसेज पे नहीं आएगी, किसी और पे आएगी। तो मान लिया है कि डेल्टा मिनिमम इज ऑब्टेन्ड व्हेन एंगल आई और एंगल ई दे आर नॉट इक्वल। बोलो बच्चा समझ पा रहे हो यहाँ तक आप? एंगल आई और एंगल ई बराबर नहीं है ना? ये भी तरीका होता है प्रूफ करने का, कि जो आपको प्रूफ करना है उसका रिवर्स प्रूफ कर दो, उसका कंट्रास्ट प्रूफ कर दीजिए आप। ठीक है, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। हाँ प्रूफ करते हो आप। मतलब अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखो जो ग्रीन वाली रे है हमने मान लिया, ठीक है, और ये जो हमने माना है, मतलब हमने दिस इज फॉर रेड कलर, ये हमने मान लिया कि रेड वाली कलर के लिए, सुनना ध्यान से, हमने ये मान लिया कि जो रेड वाली रे है उसका मिनिमम डेविएशन है लेकिन आई और ई बराबर नहीं है, हमने ये मान लिया। सुनते भी रहना, लिखते भी रहना, मैं 2-3 बार एक ही स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो रेड वाली रे है वो मिनिमम डेविएशन पर है। रेड वाली रे मिनिमम डेविएशन पर मैं मान के चल रहा हूँ, और प्लस ये मान के चल रहा हूँ कि आई और ई बराबर नहीं है। क्लियर हो गया चीज? हम क्या मान के चल रहे हैं यहाँ पर कि रेड कलर से जो रे गई है वो मिनिमम डेविएशन पर है लेकिन आई और ई बराबर नहीं है। अब ग्रीन वाली रे पर मैं क्या कर रहा हूँ कि ग्रीन वाली रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस, ग्रीन वाली रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा लेफ्ट साइड पर, और ग्रीन वाले का, एक्चुअली हमसे गड़बड़ ये हो गई कि डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए था, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने दिया, और ग्रीन वाले का एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो अब एक काम करें यार, अगर हम ग्रीन कलर वाली रे को हम लिख दे पहले यार, लेट, आप भी साथ में लिखना क्योंकि इसमें ना मैथ नहीं है इसलिए दिक्कत होगी। लेट रे पी एम एन आर इज अंडर मिनिमम डेविएशन, व्हेन एंगल, नाम भी कुछ देना पड़ेगा, नाम नहीं देंगे, व्हेन एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल ई। ये पूरा हमने मान लिया फर्स्ट। नाउ कंसीडर रे, क्या था यार, एक्स, ये वाई छुप गया उसमें से, एक्स वाई टी एस, ये वाली रे की बात कर रहे हैं, एक्स वाई टी एस, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है जी बच्चा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब देखो, अगर हम ये मान लें कि हम लेफ्ट साइड से जो रे है, जो लेफ्ट साइड से रे भेज रहे हैं, ये आप एंगल आई पर भेजो लेफ्ट साइड से, मतलब कि हम ये मान के चल रहे हैं, इसका कुछ नाम लिखना पड़ेगा यार। चलो हम एक काम कर रहे हैं, वी एज्यूम
एंगल बी टी एस, देखो मैं क्या मान रहा हूँ, एंगल बी टी एस, थोड़ा सा ध्यान देना यार, एंगल बी टी एस इक्वल टू एंगल सी एन आर, मैं ये मान के चल रहा हूँ। एंड मतलब हमने कौन से दो एंगल बराबर माने हैं, देखो एंगल बी टी एस, ये ठीक रहेगा, एंगल बी टी एस मतलब ये वाला एंगल बी टी एस वाला, और हमने इधर की तरफ एंगल लिया है सी एन आर वाला एंगल, ये दोनों हमने बराबर मान लिए। ठीक है जी। और एंगल बी टी एस और एंगल सी एन आर, अब एंगल सी एन आर है कितना, एंगल सी एन आर कितना है, ध्यान दो, एंगल सी एन आर की 90 वैल्यू माइनस 90 माइनस ई, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो बी टी एस है वो हमारा 90 माइनस ई है, मैं ये मान के चल रहा हूँ बी टी एस हमारा 90 माइनस ई है। तो जो नॉर्मल से ग्रीन वाले का एंगल बनेगा ये कितना बनेगा, नॉर्मल से, नॉर्मल का नाम नहीं है इसलिए मैंने बी टी एस एंगल लिखा है। एंगल बी टी एस अगर आपका 90 माइनस ई है, तो ये जो नॉर्मल लाइन ग्रीन कलर से बनाई जा रही है, इस नॉर्मल से टीएस वाली रे कितना एंगल बनाएगी, टीएस वाली रे, जहां पर मैं क्वेश्चन मार्क बना दे रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क बना दे रहा हूँ, सर ई, समझ गए ना, क्योंकि हाँ, क्योंकि यार एक्चुअली हाँ, तो ये एंगल ई है, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि ये इधर से एंगल ई है। ठीक है, और दूसरे साइड पर जो रे भेजी हमने, मतलब कि ये जो रे एक्स वाई वाली थी, ये वाई छुप गया, वाई को पहले बाहर ला दो, ये वाली रे, ये भी ऑटोमेटिकली आई बन जाएगा। ये समझ सकते हो कि अगर आप दूसरे साइड पर एंगल ई से निकल रहे हो, अदर साइड पर एंगल ई से लाइट को बाहर निकाल रहे हैं, तो इधर की तरफ हमने एंगल आई पर भेजा होगा इसको। ये सर, ये सर सर ये रिवर्सिबिलिटी वाला कंसेप्ट है ना, कौन सा, रिवर्सिबिलिटी वाला। हाँ रिवर्सिबिलिटी वाला, आ रही बात समझ में ये चीज, ये सर, यस सर। चलिए, तो वही रिवर्सिबिलिटी वाला कंसेप्ट समझाया जा रहा है आपको। मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो, इसको दूसरे वे में ये भी कह सकते हो कि हम एंगल आई पर लेफ्ट साइड से इंसिडेंट कराएं, चाहे एंगल आई पर राइट साइड से इंसिडेंट कराएं, बात तो एक ही पड़ेगी, क्योंकि प्रिज्म तो दोनों साइड से सिमिलर है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि आप सरफेस ए बी पर एंगल आई पर लाइट को भेजो, चाहे सरफेस ए सी पर एंगल आई को लाइट पे भेजो, रिजल्ट तो सेम ही मिलेगा ना हमें, या प्रिज्म की साइड बदलने से आंसर बदल जाएगा मेरा। लॉजिक पकड़ पा रहे हो? सेम मिलेगा सर, सेम मिलेगा ना, कि प्रिज्म प्रिज्म तो प्रिज्म है, ग्लास का प्रिज्म है वो, तो हम चाहे ए बी वाली साइड से लाइट को इंसिडेंट कराएं, चाहे ए सी वाली साइड से लाइट को इंसिडेंट कराएं, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है तो एंगल ऑफ इमर्जेंस दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली बराबर आएगा। ये बात समझ पा रहे हैं नहीं, आर्ग्यूमेंट के बेसिस पर, आर्ग्यूमेंट ये चीज क्लियर है? ये सर, हाँ, यस सर। चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों कलर की लाइट का डेविएशन बराबर नहीं है, दोनों कलर की लाइट का डेविएशन बराबर नहीं हो गया। ये सर बराबर है सर, यस सर, यस सर। हाँ, अब सुनो, अब हम क्या करने जा रहे हैं, वही रिवर्सिबिलिटी प्रूफ करने जा रहे हैं, आपको कई सारे प्रूफ यहाँ पर देने जा रहे हैं। अब हम अगर लाइन एसटी की तरफ से रे भेजें, लाइन एसटी की तरफ अगर हम कोई रे भेजें, तो ये कहां से बाहर आएगी, लाइन एसटी की तरफ से अगर कोई रे भेजे तो ये बाहर कहां से आएगी, मतलब ग्रीन कलर से वाई एक्स सर वाई एक्स से, वाई एक्स से बाहर आएगी। ठीक है, तो अगर आप लाइन एसटी की तरफ से लाइट को भेजते हो तो कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलोगे? ई ई हो जाएगा सर। अच्छा, ई। और लाइन पीएम से अगर लाइट को भेजते हैं तो कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे? आई 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 मान रहे, ठीक है। और ये दोनों अलग अलग हैं, हमने ये मान रखा है कि आई और ई बराबर नहीं है, तो दो अलग अलग डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एक ही डेविएशन मिल रहा है आपको, और उसको आपने मिनिमम माना हुआ है। तो अगर कोई डेविएशन मिनिमम है तो ये दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पर कैसे मिल सकता है? क्योंकि किसी भी फंक्शन का मिनिमम, किसी भी फंक्शन का मिनिमा जो आएगा वो एक ही पॉइंट पर आएगा।
यस सर। आई Yes, बात sir. समझ में? अब मैं कहना कि इसमें मैथ नहीं लग पाएगी इसमें, एक्चुअली थ्योरी आर्ग्यूमेंट्स करेंगे और आर्ग्यूमेंट ही आपको समझना होगा। मैं एक बार फिर अपने आर्ग्यूमेंट को रिपीट कर रहा हूँ। पहला आर्ग्यूमेंट मेरा ये है कि किसी भी प्रिज्म पे लाइट को आप किसी भी साइड से भेजो, फर्क नहीं पड़ता है। अगर फर्क पड़ता तो मार्केट से जब आप प्रिज्म खरीद के लाते तो उस प्रिज्म पे लिखा होता कि ये इंसिडेंस वाली साइड है, ये इमरजेंस वाली साइड है, कुछ लिखा नहीं होता। आप प्रिज्म को घुमा फिरा के किसी भी साइड से लो। अगर हम प्रिज्म पर लेफ्ट साइड से लाइट को भेज रहे हैं, मान लो आई एंगल पर, और वो दूसरे साइड से वापस ई पे निकल रही है, तो आप इसी प्रिज्म की दूसरी साइड से अगर आप एंगल आई पर लाइट को भेजो दूसरे साइड से, तो लेफ्ट साइड से वो ई पे निकल जाएगी। बेसिक नेचर ऑफ प्रिज्म है, प्रिज्म तो प्रिज्म है, चाहे किसी भी साइड से लाइट को भेजा जाए। तो पहले मैंने इस कैरेक्टर को यूज किया। उसके पहले मैंने ये मान लिया था कि आई और ई बराबर नहीं है, लेकिन डेविएशन मिनिमम है, ये मान लिया था। तो पहले मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई कि एक रे हम लेफ्ट साइड से भेज रहे हैं जो राइट साइड की तरफ जा रही है, और एक रे राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जा रही है, और सेम एंगल पर इंसिडेंट है वो। तो सेम एंगल पर इंसिडेंस है तो सेम एंगल पर इमर्जेंस भी होंगे। उसके बाद हमने दूसरा आर्ग्यूमेंट लगाया है रिवर्सिबिलिटी का, कि जो टीएस से लाइट इमर्ज हो रही थी, अगर यहां पर लाइट इंसिडेंट हो रही होती, मतलब एस से टी की तरफ लाइट अगर इंसिडेंट हो रही होती, तो ये एग्जैक्टली सेम पाथ को रिट्रेस करती। तो ऐसे में दो डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस पर मिनिमम डेविएशन आपको मिल रहा है, जो क्लियरली कंट्राडिक्शन है। मिनिमम डेविएशन दो अलग अलग एंगल्स पर कभी नहीं मिल सकता, और ये बात ग्राफिकली भी क्लियर है कि मिनिमम डेविएशन तो सिर्फ एक ही पॉइंट पर आएगा, और मैथमेटिकली भी किसी भी फंक्शन का मिनिमम दो बार कैसे आ सकता है। अभी कुछ क्लियर हुआ है ये चीज कैसे प्रूफ होगा? इसका मतलब ये मेरा एजम्पशन कंट्राडिक्ट करके गलत एजम्पन हो गया। ये एजम्पशन गलत हो गया कि मिनिमम सर ये डेविएशन जो पर हमने दूसरा असम्पशन लिया है कि BTS is equals to CNR is equal to 90 minus S, सर इसका बेसिस क्या है? ये एजम्पशन नहीं है, ये एक्चुअली एजम्पशन नहीं है। देखो इसमें गलती से एजम्पशन लिखा हुआ है, एजम्पशन नहीं है। ये मैंने दूसरा पॉइंट बता दिया आपको, मैं फिर क्लियर कर दूं कि क्या पॉइंट है। ये तो ये वाला पॉइंट था कि देखो, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखो मैंने पहले ये पॉइंट चूज किया, कि हमने एक प्रिज्म ड्रॉ किया, मान लो, ठीक है, इसको हम सरफेस 1 कह दे रहे हैं, इसको सरफेस 2 कह दे रहे हैं। हमने 1 की तरफ लाइट भेजी किसी भी एंगल आई से, और वो 2 वाली साइड से बाहर आई किसी एंगल ई पर। अब हम कह रहे हैं कि हमने मान लो प्रिज्म में सरफेस 1 और 2 को वैसे रहने दो, आप लाइट को 2 वाली साइड से भेजो, आप लाइट को 2 वाले साइड से उसी एंगल आई पर भेजो जिस एंगल आई पर पहले भेजा था आपने। मैं कह रहा हूं कि प्रिज्म दोनों सरफेस से सेम बिहेवियर रहता है, तो ये अब सरफेस 1 से लाइट बाहर आ जाएगी और एंगल ऑफ इमर्जेंस ई होगा। पहले तो मेरा ये कंसेप्ट है आपका। इसमें भी डाउट है कोई? नो सर। इसमें नहीं है ना कोई डाउट? अब आप देखो, हमने सर चलिए अब इसको हम रे क्या नाम, रे 1 कह देते हैं और इसको रे 2 कह देते हैं, कि दोनों रेज सेम डेविएट करेंगी, दोनों का डेविएशन सेम है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि आई और ई बराबर नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ आई नॉट इक्वल टू ई, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि डेल्टा मिनिमम है। अब हम क्या कह रहे हैं कि जो रे नंबर 2 है उसको रिवर्स करेंगे, रे नंबर 2 को रिवर्स करो। जहां से रे नंबर 2 इमर्ज हुई थी, हम वहां से एक रे वापस भेज रहे हैं, तो वो रिवर्सिबिलिटी से वापस आ जाएगी। इसको रे नंबर 3 कह देते हैं। अब आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तीसरी रे है ये। तो क्या रे 1 और रे 3 दोनों का सेम डेविएशन नहीं है? बताएं। ये सर। दोनों का Yes, sir. सेम डेविएशन माना है आपने, और जिसको हम लोगों ने मिनिमम माना हुआ है, जिसको हम लोगों ने ये माना है कि वो मिनिमम, वी हैव एज्यूम्ड मिनिमम डेविएशन। बट जो रे 1 है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है?
रे 1 का एंगल ऑफ इंसिडेंस कोई पूछे कि रे 1 के लिए क्या लिखोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो उसके लिए आई लिखना पड़ेगा आपको। और रे 3 के लिए कोई पूछे कि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, रे 3 का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, तो रे 3 का एंगल ऑफ इंसिडेंस ई है। और हमने माना है कि आई और ई बराबर नहीं है, तो दो रेज अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पर जा करके और दोनों ही मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। यस सर, आ गया सर। समझ आया कि कंफ्यूजन का मतलब? यस सर, यस सर। यानी कि ये कंट्राडिक्शन है, या तो ये मिनिमम डेविएशन नहीं है और या फिर आई और ई बराबर होने चाहिए। मतलब ये दोनों बातें कभी नहीं हो सकती कि मिनिमम डेविएशन भी चले और आई ई बराबर ना हो, ये बातें कभी नहीं होंगी। मतलब कि या तो आई और ई बराबर नहीं है तो फिर वो मिनिमम डेविएशन नहीं होगा, और अगर वो मिनिमम डेविएशन है तो फिर आई और ई को बराबर होना पड़ेगा। ओके सर। क्लियर हुआ भी आपका पॉइंट कि नहीं हुआ है? कि भाई Yes, sir. दो ही बातें तो गलत होंगी, या तो ये मिनिमम डेविएशन नहीं है या फिर ये आई और ई के बीच नॉट इक्वल टू की जगह इक्वल टू होना चाहिए। दो ही बातें हो सकती हैं जब हमारा कंट्राडिक्शन गलत हो रहा है। बढ़े आगे, आपको समझ में आ गया थ्योरेटिकली मैथ, क्योंकि जो मैथमेटिकल प्रूफ दो हैं इसके, मैंने बता दिया, दोनों मैथमेटिकल प्रूफ देखने में सही लगेंगे लेकिन एक्चुअली गलत है। वो जो भी आपको इसके पहले मैंने दिखाया था कुछ किताबों में ऐसे प्रूफ किया गया है, वो देखने में तो सही लगेंगे आपको, उसमें कोई गलती नहीं दिखेगी, लेकिन कंसेप्चुअली एरर है उसमें। और इसके अलावा जो आखिरी रास्ता बचता है वो कैलकुलस बचती है कि इसको डिफरेंशिएट करके जीरो करें, वो भी आसान नहीं है। तो प्रिज्म के लिए ये प्रूफ कर पाना कि मिनिमम डेविएशन पर आई और ई बराबर होंगे, ये सिर्फ यही एक आर्ग्यूमेंट है। अगर समझ आ गया है तो ठीक है, अदरवाइज अब क्या बताएं आपको, मतलब सर मतलब मिनिमम तो सर आ सकता है मल्टीपल वैल्यूज पे, साइन फंक्शन में सर इनफाइनाइट टाइम्स आते हैं। तो पीरियोडिक ग्राफ होना चाहिए ना फिर तो। फिर Yes, हमने sir. तो फिर हमने ग्राफ रिपीटेटिव होना चाहिए, लेकिन ग्राफ एक्सपेरिमेंट में तो ऐसे ही बन रहा, खाली एक ही बार मिनिमा आ रहा ग्राफ में, एक्सपेरिमेंट करने पर तो मिनिमा एक बार आया खाली। Yes, sir. तो दोनों बातें हैं, थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट। सुनो, एक्सपेरिमेंट और थ्योरी दोनों की बात की जा रही है, दोनों मिला करके प्रूफ कर रहे हो आप, एक्सपेरिमेंट भी करना है और थ्योरी भी दिखानी है आपको। तो ये जो हम आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं ये थ्योरी है, और कंफर्म करने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट करके ग्राफ ड्रॉ कर लिया, तो वहां से क्लियर हो गया कि मिनिमम एक ही बार आया है। Yes, sir. अब क्लियर हो गया ऐसी की दोनों बातें मिला के देखो। हाँ, तो अब चलिए ध्यान रखिए, इसका प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट था नहीं, वैसे मैं बताऊं प्रूफ की ऐसी कोई इंपॉर्टेंस थी नहीं, बट सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने दिया है कि भाई सही चीज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब आते हैं मिनिमम डेविएशन कैसे निकालना है। ये तो प्रूफ हो गया कि मिनिमम डेविएशन की क्या कंडीशंस होंगी, अब उसको मैं कैसे निकालना है ये देख लो आप। तो कैपिटल ए मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म, एन का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और डी मिनिमम मतलब डेल्टा मिनिमम। तो हम लोगों ने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था अभी कि डेल्टा इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए, ये देखा था। अब यहाँ पर आप मिनिमम डेविएशन चाहते हो तो ये लिख दो कि फॉर डेल्टा मिनिमम एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई। अभी ये प्रूफ हो गया, आर्ग्यूमेंट के बेसिस पर सिमेट्रिकल होना चाहिए। और जब और आई और ई बराबर है तो R1 R2 बराबर है, तो मैंने दोनों को R लिख दिया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर भी एंगल R लिखा हुआ है, यहाँ पर भी एंगल R लिखा है, यहाँ पर I लिखा है और बाहर भी I लिखा है। इसी को बोलते हैं सिमेट्रिकल पासेस, कि लेफ्ट साइड पर I से R बनेगा और राइट साइड पर R से I बन जाएगा। इसी को आप बोल सकते हो कि मिनिमम डेविएशन है ये। और पीछे ये भी प्रूफ किया गया था कि R1 प्लस R2 कैपिटल ए था, तो ये प्रूफ किया था कि R1 प्लस R2 वॉज कैपिटल ए, तो इसका मतलब एंगल R की वैल्यू a/2 हो गई। तो एंगल R प्रूफ हो गया a/2, एंगल R की वैल्यू मिल गई a/2, और I की वैल्यू निकालेंगे स्नेल्स लॉ से। तो स्नेल्स लॉ यहाँ पर यूज करो, स्नेल्स लॉ यूज करेंगे पहले वाले सरफेस पर, तो साइन ऑफ एंगल I डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल R जो कि a/2 आ रहा है, इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। इससे ना एंगल I की वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें, एंगल I इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू पी डिवाइडेड बाय म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ I, सॉरी साइन ऑफ a/2, साइन ऑफ a/2। तो ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जहां पर मिनिमम डेविएशन आएगा।
दिस इज वैल्यू ऑफ आई फॉर मिनिमम डेविएशन। और जो ये वाला फॉर्मूला है, ऊपर वाला फॉर्मूला है, यहाँ से भी एक रिजल्ट आएगा आपका। यहाँ से डेल्टा मिनिमम लिखोगे तो क्योंकि आई और ई बराबर है तो ये 2 टाइम्स ऑफ आई माइनस ए है, तो यहाँ से आई की वैल्यू बनेगी आपको डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2। ये भी एक चीज, एक रिलेशन है। और ये दोनों आई सेम होने चाहिए, दोनों आई बिल्कुल सेम होने चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए इनके बीच में। तो इन दोनों आई को इक्वेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों आई को इक्वेट कर दीजिए, दोनों को जैसे ही इक्वेट करोगे रिजल्ट ये आता है, साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2। एक तरीके से ये आई हम उठा करके यहाँ रख रहे हैं, तो साइन ऑफ आई की वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं, डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में साइन ए बाई 2 और राइट साइड पर म्यू पी बाय म्यू एस। ये इसका एक फॉर्मूला है जिसको प्रिज्म फॉर्मूला भी कहा गया है। इसको ना इतने, देखो मैं फिर कहूंगा, आप इतना टेंशन मत लो, उसमें स्नेल्स लॉ ही लगाना है बस। ये एक चीज ध्यान रखना है कि मिनिमम डेविएशन है तो अंदर के दोनों एंगल्स बराबर आने चाहिए और बाहर के दोनों एंगल्स भी बराबर आने चाहिए। अंदर का एंगल आर और ये एंगल आर और बाहर का आई और आई, अगर ये बन रहा है तो इसका मतलब मिनिमम डेविएशन है, अगर ये नहीं बन रहा है इसका मतलब डेविएशन मिनिमम नहीं है, कोई और डेविएशन है। ये आप कह सकते हो प्रिज्म फॉर्मूला। इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, देखते हैं फटाफट क्वेश्चन देखो। इक्विलैटरल प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इक्विलैटरल प्रिज्म मतलब एंगल ए मिल गया 60 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब म्यू ऑफ अ प्रिज्म दे रखा गया है 7/4, डेल्टा मिनिमम निकालना है। सराउंडिंग के बारे में कुछ कहा नहीं गया है तो हम सराउंडिंग को बाय डिफॉल्ट 1 मान लेंगे। और पीछे जो हमारा फॉर्मूला है साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 अपॉन साइन ए बाय 2 इक्वल्स टू म्यू ऑफ प्रिज्म अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग। तो सिंपल क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल टफ नहीं होते इसमें। एंगल ए गिवन है, म्यू पी गिवन है, म्यू एस गिवन है, एंगल ए गिवन है, डेल्टा मिनिमम पूछा गया है। छोड़ दें इसको, कर लेंगे आगे, मतलब सिंगल वेरिएबल है इसके अंदर। बोलो भाई। यस सर। हाँ। और दूसरे वाले में इक्विलैटरल प्रिज्म है, एक बार फिर से एंगल ए 60 डिग्री, म्यू पी 7/4 है। फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच डेविएशन थ्रू प्रिज्म इज मिनिमम। तो ये आई की वैल्यू पूछ रहे हैं जहां पर मिनिमम डेविएशन आएगा, मतलब ये चीज पूछ रहे हैं आपसे, ये वैल्यू ऑफ आई फॉर डेल्टा मिनिमम, साइन इनवर्स म्यू पी बाय म्यू एस साइन ए बाय 2, ये पूछ रहे हैं आपसे। तो फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, इसको वैल्यू आप सॉल्व कर लेना इसकी यार, म्यू पी बाय म्यू एस और साइन ऑफ ए बाय 2, क्योंकि सब कुछ दिया है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है तुमको। म्यू पी म्यू एस ए तीनों दे रखे हैं, जस्ट वैल्यू निकालनी है साइंटिफिक कैलकुलेटर से। थर्ड में यहाँ पर कह रहे हैं कि फॉर एन इक्विलैटरल प्रिज्म, एक बार फिर से, यानी कि एंगल ए 60 डिग्री, इट इज फाउंड दैट द डेविएशन इज सेम फॉर द एंगल ऑफ इंसिडेंसेस 23 एंड 42 डिग्रीज में है ये सब कुछ। व्हाट विल बी द मिनिमम डेविएशन थ्रू प्रिज्म। तो कह रहे हैं कि 23 डिग्री और 42 डिग्री, ये दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एक ही डेविएशन आ रहा है, आपका सेम डेविएशन आ रहा है। व्हाट विल बी द मिनिमम डेविएशन। निकल जाएगा कि नहीं निकल पाएगा बताइए, देखिए कैसे करेंगे इसको। क्या, एक बार बताओ, डेल्टा इक्वल्स टू आई, एक मिनट सुनो, आई प्लस ई माइनस ए। एक बार बताइए, अगर मैं, एक पहले तो वैसे बता दें आपको, अगर आई की जगह ये दो वैल्यूज क्या कैसे दी गई हैं आपको, दो वैल्यूज, इसका क्या मतलब है यार, दो वैल्यूज पर सेम। अगर एक तरफ से 23 पे डालेंगे तो दूसरा 42 पे निकलेगा दूसरी तरफ से। राइट, यही तो आर्गुमेंट समझा रहे थे कि दो अलग अलग एंगल पर सेम डेविएशन तभी हो सकता है जब एक को आप आई ट्रीट करें और दूसरे को क्या ट्रीट करें, आप दूसरे एंगल को ट्रीट करो एज ए वैल्यू ऑफ ई। तो कुछ लोग यहाँ पर इसको ऐसे भी करेंगे, 23 डिग्री प्लस ई की वैल्यू रख देंगे 42 डिग्री और माइनस 60 डिग्री, और यहाँ से डेल्टा निकाल लेंगे। तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू मिल जाएगी आपको अगर इसको पूरा सॉल्व करोगे तो 5 डिग्री। बट क्या ये मिनिमम है?
नो सर। नहीं है ना। नो सर। इसी को तो हम इतनी देर से आर्गुमेंट कर रहे थे कि आई और ई बराबर नहीं है, इसका मतलब ये मिनिमम तो है नहीं फिर। तो मिनिमम कैसे निकालेंगे, ये एक प्रॉब्लम है। हालांकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन ना मतलब साइंटिफिक कैलकुलेटर से ही होगा, वैसे ना करना। क्या करोगे आप कि जब ये 23 डिग्री के एंगल पर भेजा गया है इसको क्वेश्चन के हिसाब से कि 23 डिग्री पर हमने इसको भेजा और यहां से बाहर निकला ये, फिर यहां से वापस आ रहा और वापस आ रहा 42 डिग्री पर। अंदर एक एंगल को अगर मैं आर मान लूं, प्रिज्म का एंगल 60 डिग्री है, तो फिर बचा हुआ दूसरा एंगल आपका 60 माइनस आर होगा, क्योंकि R1 प्लस R2 की वैल्यू ए के बराबर है। हम क्या करने जा रहे हैं, पहले वाले सरफेस पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो पहले वाले सरफेस पर स्नेल्स लॉ लगा करके साइन 23 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर, पहले वाले सरफेस पे, इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म कह रहे हैं। सराउंडिंग को 1 मान लीजिए, एयर मान ले सराउंडिंग। और दूसरे वाले सरफेस पर साइन ऑफ 60 माइनस आर अपॉन साइन ऑफ 42 इक्वल टू, उसमें हम प्रिज्म से एयर में जा रहे हैं, सो डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन म्यू, 1 बाय म्यू करेंगे अब इसको। थोड़ा सा लेंदी है ये क्वेश्चन में, फिर बता रहा हूं क्या करना क्या है, बता दे। पहले वाली इक्वेशन से, फर्स्ट वाली इक्वेशन से साइन आर की वैल्यू साइन 23 डिग्री डिवाइडेड बाय म्यू रखना है, और ये सेकंड वाले में सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि सेकंड इक्वेशन को जब आप एक्सपेंड करोगे तो ये साइन 60 इंटू कॉस आर को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, माइनस कॉस 60 इंटू साइन आर डिवाइडेड बाय साइन 42। थोड़ा साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करके ही होगा, या आप चाहे इसको सॉल्व ना करना, आइडिया समझ लो, क्योंकि एक डेटा अजीब सा है। आइडिया ये है कि इस पूरे प्रोसेस से क्या चीज निकल के आ जाएगी, इस पूरे से अगर मान लो ये सॉल्वेबल इक्वेशन है, अभी तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर ये सर म्यू निकल आएगा, उससे फिर आई आर आ जाएगा। रिफ्रैक्टिव। हाँ, मतलब इसका एम है आप म्यू निकाल सकते हो। दैट मींस कुल मिलाकर के ये है कि अगर ये प्रॉपर वैल्यूज होती, सिंपल वैल्यूज होती, तो हम म्यू निकाल देते, और जब म्यू निकाल लेते और ए पता है आपको, तो मिनिमम डेविएशन के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं अभी, साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2 और डिवाइडेड बाय साइन ए बाई 2, जो रिजल्ट है हमारा, और इक्वल टू म्यू। क्योंकि ए तो क्वेश्चन में दे ही रखा था, डेल्टा मिनिमम पूछा है आपने, प्रॉब्लम म्यू की थी, और म्यू सॉल्व हो गया। ये म्यू ला करके यहाँ रखना होगा। मतलब ये लेंदी है, बट सजेस्ट नहीं करूंगा सॉल्व करना है इसको, मैं ये बोल दूंगा सॉल्व ना करना, बिकॉज 23 डिग्री और 42 डिग्री की वैल्यू साइंटिफिक कैलकुलेटर में भी बड़ी अजीब सी आएंगी, डेसिमल्स में आएंगे सब, है ना। तो वो इक्वेशन जो बनेगी वो मतलब प्रोग्राम के थ्रू सॉल्व हो सकता है, मैनुअली सॉल्व नहीं होगा ये, मतलब किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हो सकता है वैसे भी। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ आपको यहाँ से? क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, मतलब आइडिया इसका जो है करने का Yes, तरीका sir. है वो तो क्लियर हो गया। हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी सी अजीब सी है। अगला क्वेश्चन देखो। तो प्रिज्म है जिसका एंगल ए 90 डिग्री दे रखा है, प्रिज्म ऑफ एंगल 90 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 अपॉन ये स्क्वायर रूट 3 है, एक्चुअली इसमें ये 2/√3 है, वर्ड्स में लिखा है। फाइंड द मैक्सिमम डेविएशन एंड द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब मैक्सिमम डेविएशन पे आओ। मैक्सिमम डेविएशन की कंडीशन दी गई थी कि मैक्सिमम डेविएशन की दो कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1, या तो आई 0 हो, या सर मैक्सिमम एंगल ऑफ कंडीशन इमरजेंस 90 हो जाए, या ऐसा तो कोई एंगल आई 0 हो या इंसिडेंस फिर का। हाँ एंगल ई 90 हो। तो एक तो क्लियर है आई इक्वल टू 0 और ई 90 होना चाहिए। अब ट्राई करो कैसे करोगे, ट्राई करके देखते हैं। मतलब कि जो यहाँ से लाइट बाहर निकल करके आए एंगल ई, वो 90 डिग्री है, वो नॉर्मल से 90 डिग्री एंगल बनाए। प्रिज्म का टोटल एंगल आपको 90 डिग्री दे रखा है, तो प्रिज्म के अंदर जो रे गई होगी इनसाइड प्रिज्म, यहां पर जो एंगल बन रहा होगा इसको हम R2 कह रहे हैं। तो पहले एंगल R2 निकाल सकते हो, एंगल R2 निकाल सकते हैं स्नेल्स लॉ से, साइन R2 डिवाइडेड बाय साइन 90, स्नेल्स लॉ।
इनसाइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/√3 है और आउटसाइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो sin R2 अपॉन sin 90 इक्वल्स टू 1/2/√3। इससे ना एंगल R2 मिल जाएगा तुमको 60 डिग्री। और जब एंगल R2 की वैल्यू 60 डिग्री मिल जाएगी तो एंगल R1 निकाला जा सकता है जब R2 निकल गया, क्योंकि R1 प्लस R2 की वैल्यू कैपिटल ए यानी 90 डिग्री है। तो नाउ आप एंगल R1 को कैलकुलेट कर लो। एंगल R1 विल बी 90 माइनस R2, 90 माइनस 60 यानी कि 30 डिग्री। और जब R1 मिल जाएगा ना तो फिर हम निकाल लेंगे कि बाहर का एंगल I कितना बन रहा होगा। इसके लिए फिर से स्नेल्स लॉ लगाएंगे। फिर स्नेल्स लॉ, साइन ऑफ एंगल I डिवाइडेड बाय साइन ऑफ R1, R1 30 डिग्री है, इक्वल टू, अब की बार हम लोग एयर से प्रिज्म में जाएंगे तो 2/√3 डिवाइडेड बाय एयर 1। तो यहाँ से साइन ऑफ एंगल I की वैल्यू मिल जाएगी तुमको, मेरे ख्याल से 1/√3 आ जाएगा, यानी एंगल I विल बी साइन इनवर्स 1/√3। तो ये वो एंगल है जहां पर मैक्सिमम डेविएशन आएगा, या तो I इक्वल टू 0 पर आएगा या फिर I इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√3 पर आएगा। यस सर। ठीक है जी, प्रोसेस क्लियर हो गया। ये करने का तरीका कैसे करना है, मतलब इसमें लगभग क्वेश्चन में लगना है स्नेल्स लॉ ही है, बट एक अप्रोच होनी चाहिए कि किधर से स्टार्ट करना है इसको। ये एक क्वेश्चन है आपको समझने के लिए, देखो मतलब कंसेप्चुअल क्लैरिटी है कि नहीं। फॉर अ सर्टेन ग्लास प्रिज्म जिसका एंगल ए है, मिनिमम डेविएशन फॉर रेड लाइट की मिनिमम डेविएशन DR है और एंगल ऑफ इंसिडेंस IR है। उसी प्रिज्म को यूज करेंगे, ग्रीन लाइट डालेंगे अगर उसके ऊपर, जिसका मिनिमम डेविएशन है DG, मतलब ग्रीन कलर के लिए, और एंगल ऑफ इंसिडेंस IG है। इसको जरा आप लोग ट्राई करके बताओ क्या आएगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन नहीं है, लॉजिक से सिर्फ। क्या बनना चाहिए इसमें? मतलब रेड और ग्रीन कलर में सेम प्रिज्म की बात हो रही है, सेम प्रिज्म रेड कलर के लिए यूज किया गया, फिर उसी प्रिज्म पर ग्रीन कलर यूज किया जाए, किसका डेविएशन, मिनिमम डेविएशन की वैल्यू किस में ज्यादा आएगी? ग्रीन। ग्रीन। ओके, दो ऑप्शन आएंगे ना, एक ऑप्शन आपको A और B में चूज करना है और एक ऑप्शन C और D में चूज करना है। दोनों में से चूज करो, A और B में से कौन सा सही है और C और D में से कौन सा सही है। और रिजल्ट आपके पास पता है, दैट साइन एंगल A प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन A बाय 2 इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। चेक करके बताओ इसके हिसाब से उत्कर्ष जी। एंगल ए सबके लिए कॉमन है, ये चीज कॉमन है। म्यू याद करो कौन से कलर का ज्यादा होता है, म्यू और लैम्डा में इनवर्स रिलेशन चलता है, म्यू और वेवलेंथ का जो होता है अपोजिट। अक्षय दुबे का आंसर आ गया, ठीक है। मतलब अगर लैम्डा ज्यादा होता है तो म्यू की वैल्यू कम होती है। अब बताओ इसमें से किसका म्यू कम है? म्यू ऑफ ग्रीन का। हाँ, म्यू ऑफ ग्रीन लेस है, ज्यादा है, मतलब लेस देन म्यू आर करोगे या मोर देन म्यू आर करोगे? म्यू ऑफ ग्रीन लेस है। तो अगर म्यू कम होगा तो नेचुरली डेल्टा भी कम होगा, डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में है, सॉरी, डेल्टा न्यूमरेटर में है और राइट साइड पर म्यू, तो म्यू कम होने का मतलब डेल्टा कम होना चाहिए। बिल्कुल का आंसर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो मिनिमम डेविएशन ग्रीन कलर का आएगा वो लेस होगा मिनिमम डेविएशन ऑफ रेड कलर से। तो एक तो हो गया बी ऑप्शन। और आई वाले में, आई में तो एक्चुअल में अगर आप ध्यान दो तो ये जो न्यूमरेटर में टर्म लिखा है ये आई ही तो है, और क्या है? साइन आई अपॉन साइन आर ही तो लिखा हुआ है आपने, यही तो आई है। क्योंकि डेल्टा क्या था, आई प्लस ई माइनस ए, और जब डेल्टा मिनिमम की बात कर दोगे तो आई और ई बराबर है 2 टाइम्स ऑफ आई माइनस ए। तो एंगल आई इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस कैपिटल ए बाई 2। तो जिसका डेल्टा मिनिमम कम है उसके करस्पॉन्डिंग आई भी कम आएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन हो गया इसमें फिर? बी ऑप्शन के अलावा कौन सा आ गया? बिकॉज डेल्टा सर डी। तो डी।
बी और D. डी ऑप्शन है। हाँ जी, थियोरेटिकल क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूजिंग है, मतलब थियोरेटिकल तो है लेकिन थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करता है, ऐसा नहीं है कोई बहुत ज्यादा मैथ नहीं लग रही है, लेकिन थिंकिंग इन्वॉल्व हो जाती है कुछ कुछ क्वेश्चंस में। मैंने इसलिए इस लेक्चर को, एक्सक्यूज सर, हाँ जी बताओ। सर वेवलेंथ तो रेड की ज्यादा होती है। Yes, sir. मतलब ये आंसर गलत है ना? यस ये आंसर मैं 2 बार पूछा उल्टा मैंने इसी, होगा। Sir, मैं उल्टा होगा. सर उल्टा 2 हो बार जाएगा पूछा इसमें। मैंने इसलिए दो बार, क्योंकि मिनिमम डेविएशन सर रेड वेवलेंथ कब रेड होता की है ज्यादा सर? होती है तो सर 2 बार पूछा था मैंने कि कंफर्म हो आपकी इसका लेस है कि ज्यादा है, और हमने बोलना बंद कर दिया इसीलिए कि यार मतलब, अच्छा पूरी क्लास सुन भी रही है। मतलब मजे की बात देखो, लोगों को अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि हम सही सोच रहे हैं। ए एंड सी कर दीजिए। चलिए कोई नहीं, होता है। ये 2-3 स्पेशल केसेस हैं वो देख लो यार। ग्रेजिंग इंसिडेंस, ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब होता है, ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब होता है, ग्रेज करने का मतलब होता है कि एंगल आई 90 डिग्री। ग्रेजिंग इंसिडेंस कहीं पर अगर लिखा हो तो इसका मतलब एंगल आई 90 डिग्री है। ये सिर्फ प्रॉब्लम है, जैसे ये क्वेश्चन ही हैं, बट मैं कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जिसकी वजह से क्वेश्चन कभी कभी रह जाता है, तो वो समझा दे रहा हूँ कि कहीं अगर ये लिखा हो ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब आप समझ लेना एंगल आई की वैल्यू 90 डिग्री, और ये एंगल थीटा गिवन है इस क्वेश्चन में। एंगल थीटा आपको ना गिवन है, नोन है, और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन है कि ग्रेजिंग इंसिडेंस कहा जा रहा है, मतलब कि एंगल आई 90 है, एंगल थीटा दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जा रहा है। यही टॉपिक भी है, फाइंडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो स्टार्ट करो ना, राइट साइड से स्टार्ट करो, राइट साइड से, है ना, राइट साइड से, थीटा वाली साइड से स्टार्ट करो। उसके अंदर वाले एंगल को R1 मान लो, अंदर वाला एंगल R1, R2 सॉरी, अंदर वाला R2। तो पहले R2 निकालो, उल्टा चलो, थीटा गिवन है तो R2 निकालो। तो पहले हमने क्या करेंगे, पहले फाइंड R2 करोगे, देन R1 और देन I, ये सीक्वेंस करेंगे। तो R2 निकालने के लिए क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ लगाओ, साइन R2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इक्वल टू, प्रिज्म टू एयर है तो 1/μ, यहां से एंगल R2 मिल जाएगा। फिर R1 निकालेंगे कैपिटल A माइनस R2 करके, और फिर I के लिए क्या करेंगे, तो साइन ऑफ I, बट I 90 डिग्री दे रखा है, तो साइन ऑफ I मतलब साइन 90 डिवाइडेड बाय साइन R1, साइन R1 को लिखोगे A माइनस R2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और R2 को ऊपर वाली इक्वेशन से, R2 को ऊपर वाली इक्वेशन से लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं साइन इनवर्स साइन थीटा बाय म्यू और इक्वल टू म्यू। मतलब सिर्फ स्नेल्स लॉ लगाना है और कुछ नहीं करना है इसमें। ये मैंने इसलिए दिखा दिया कि न्यूमेरिकल में आपको थीटा दिया हुआ है, न्यूमेरिकल में ए दिया हुआ है, तो इसके अंदर एक ही वेरिएबल बचता है म्यू, तो वो सॉल्व किया जा सकता है यहाँ से। नेक्स्ट, ग्रेजिंग इंसिडेंस और ग्रेजिंग इमर्जेंस का मतलब क्या है। ग्रेजिंग इंसिडेंस और ग्रेजिंग इमर्जेंस, तो ग्रेजिंग इंसिडेंस मतलब एंगल आई 90 डिग्री और ग्रेजिंग इमर्जेंस मतलब एंगल ई 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर एक थ्योरेटिकल प्रूफ है। फॉर द ग्रेजिंग इंसिडेंस ऑन PQ, कैलकुलेशन shows that as we increase the angle A of prism at a limiting value of angle A, the emergence is also grazing। तो हमें ये A निकालना है कि एंगल A कितना होना चाहिए, एंगल A की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि ग्रेजिंग इंसिडेंस पर ग्रेजिंग इमर्जेंस हो। और इस क्वेश्चन में म्यू दे रखा है, आपको म्यू गिवन होगा, नोन है, मतलब इसकी कोई वैल्यू दी जाएगी, तो आंसर म्यू के हिसाब से लाना है। एंगल A कैलकुलेट करना है, एंगल A। सर इसमें I इक्वल टू ई भी है और E 90 भी है, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम दोनों साथ हैं। सर 2 sin इनवर्स म्यू, 2 sin इनवर्स म्यू, हाँ, क्योंकि ये तो मिनिमम डेविएशन ही हो गया ना। अगर दोनों आई और ई बराबर होगा तो इसका मतलब मिनिमम हो गया ये।
सिमेट्रिकल हो गई कंडीशन। सिमेट्रिकल कंडीशन हो गई तो अंदर कितना एंगल बन रहा होगा फिर, ये इनसाइड वाला एंगल, ये दोनों तरफ एंगल बराबर हो गए, लाइट सिमेट्रिकल हो गई बिल्कुल। तो इनसाइड ये दोनों एंगल्स आर बनेंगे और दोनों आर का समेशन ए के बराबर होगा। इसका मतलब एंगल आई 90 स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एंगल आई 90 और एंगल आर को लिख लो a/2 और लगा दो स्नेल्स लॉ। साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये, इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो मतलब कि एंगल ए बनेगा कितना होता है 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 1/μ। ठीक है, ये बन रहा ना यार एंगल ए, बोलो। यस सर, यही बन रहा है। Yes. Yes, sir. क्वेश्चंस हैं ये सब, क्वेश्चंस के फॉर्म में चलना, ये मैं समझना कोई थ्योरी पढ़ा रहे हैं आपको। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ अ प्रिज्म शुड बी मोर देन अ लीस्ट वैल्यू फॉर रे टू इमर्ज आफ्टर 2 रिफ्रैक्शंस थ्रू द प्रिज्म। यहाँ पर 2 कंडीशन दिखाई गई हैं, एक ग्रेजिंग इंसिडेंस की और एक नॉर्मल इंसिडेंस की। नॉर्मल इंसिडेंस कहेंगे तो I0, ग्रेजिंग इंसिडेंस कहते हैं तो I90। मतलब पहले तो आप टर्म्स जान लो कि वर्ड्स का मतलब क्या है। ग्रेजिंग इंसिडेंस कह रहे हैं मतलब एंगल आई को 90 रखना है, मतलब नॉर्मल से 90 डिग्री पर लाइट आ रही है। और नॉर्मल इंसिडेंस मतलब नॉर्मल के अलोंग ही आ रहे, अलोंग द नॉर्मल, I0। इसमें प्रॉब्लम क्या है देखो, जब आप एयर से ग्लास में जाओगे और उसके बाद वापस ग्लास से एयर में आओगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होने के चांसेस होते हैं? कंडीशन क्या होती है TIR की? रेरर से डेंसर जाते वक्त या डेंसर टू रेरर जाते वक्त? कंडीशंस ऑफ TIR। Denser to there. तो ये कौन सा केस बनेगा? कौन से मतलब कि ग्लास टू एयर जाना होगा ना हमें। Yes. ग्लास टू एयर, तो ये तो सेकंड सरफेस पे हो रहा है, पहले वाले सरफेस पे तो TIR कभी होगा नहीं। अब उसमें ये लिखा हुआ है लीस्ट लाइकली टू बी रिफ्लेक्टेड और मोस्ट लाइकली टू बी रिफ्लेक्टेड, मतलब कि नॉर्मल इंसिडेंस वाली रे के सबसे ज्यादा चांस होते हैं रिफ्लेक्ट होने के और ग्रेजिंग इंसिडेंस वाले के सबसे कम चांस होते हैं रिफ्लेक्ट होने के, क्योंकि सेकंड सरफेस पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की पॉसिबिलिटी बन रही है। हो सकता है कि लाइट सेकंड सरफेस पर इमर्ज करने की बजाय रिफ्लेक्ट कर जाए, क्योंकि वहां पर वो डेंसर टू रेरर कंडीशन पे जा रही है और अगर वो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया तो लाइट प्रिज्म से बाहर नहीं आ पाएगी। और यही कंडीशन निकालनी है कि एंगल ऑफ प्रिज्म एक मिनिमम वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए तभी लाइट इमर्ज करेगी, अदरवाइज होगा क्या, सेकंड सरफेस पर रिफ्लेक्ट कर जाओगे, लाइट वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देखिए जहां पर नॉर्मल इंसिडेंस I0 है वहां पर ये कितना एंगल बन रहा है सेकंड सरफेस पर, ये थोड़ा सा ज्योमेट्री से भी निकाल सकते हो। सेकंड सरफेस पर ये कितना एंगल बन रहा है, तो अगर हम नॉर्मल इंसिडेंस कर रहे हैं मतलब यहाँ पर 90 90 प्लस है। तो यार ध्यान से करो भैया, 90 से ज्यादा कैसे बन जाएगा वो नॉर्मल से? ये एंगल A बन रहा है, ठीक है। और बाकी केसेस में ये एंगल R2 बनेगा, बाकी केसेस में ये R2 एंगल बनेगा और R2 की वैल्यू A में से R1 को लेस करके आएगी, जो पहले सरफेस पर एंगल R1 है। तो ग्रेजिंग इंसिडेंस के टाइम पर सेकंड वाली सरफेस पर जो लाइट जा रही है उसका एंगल R2 कैपिटल A से छोटा बन रहा है और नॉर्मल इंसिडेंस के टाइम पर सेकंड सरफेस पे जो लाइट जा रही है उसका एंगल A बन रहा है। और TIR होने के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है TIR होने के लिए वो क्रिटिकल वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। तो ये लाइन समझ में आ रही कि लीस्ट लाइकली और मोस्ट लाइकली वर्ड क्यों लिखा है मैंने यहाँ पर? कौन से एंगल के मोर देन क्रिटिकल होने के चांसेस ज्यादा हैं? पहले वाले केस में हम सेकंड सरफेस पर जिस एंगल पर स्ट्राइक कर रहे हैं, सेकंड सरफेस पर लाइट जिस एंगल पर फॉल कर रही है, यानी कि जिस एंगल पर आप सेकंड सरफेस पर इंसिडेंट हो रहे हो वो एंगल कैपिटल A से कम है,
दूसरे वाले फिगर में, राइट वाले फिगर में, हम सेकंड सरफेस पर जिस एंगल पर स्ट्राइक हो रहे हैं वो एंगल कैपिटल ए है, ज्यादा एंगल है। तो जो ज्यादा एंगल है उसके क्रिटिकल से बड़े होने के ज्यादा चांस है, या जो छोटा एंगल है उसके क्रिटिकल से बड़े होने के ज्यादा चांस है? बिकॉज क्रिटिकल एंगल तो फिक्स वैल्यू होगी। सर बड़े वाले सर सेकंड कंडीशन मतलब भाई जो, देखिए आप साफ साफ कहते हो बिल्कुल कि डेंसर टू रेरर में, आप खुद सोचो ना, डेंसर टू रेरर में आप बार बार एक बात नहीं कहते हो कि एक टर्म होता है जिसमें आप बोलते हो क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल किसको कहा गया था डेंसर टू रेरर में? क्रिटिकल एंगल वो एंगल को बोलते हो जहां पर लाइट रेरर मीडियम में 90 डिग्री के एंगल पर चलती है। और क्या कहते हैं कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होने पर, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होने पर ही तो लाइट रिफ्लेक्ट होती है। कंडीशंस याद है आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, या भूल चुके हो? यस सर याद क्या है सर? यानी कि छोटे एंगल पर रिफ्लेक्शन के चांस हैं या बड़े एंगल पर रिफ्लेक्शन के चांस हैं? बड़े एंगल पे बड़े एंगल में बड़े आए। अब जस्टिफाई हुआ ये मोस्ट लाइकली वर्ड। कहने का मतलब ये है कि अगर नॉर्मल इंसिडेंस वाली लाइट प्रिज्म से बाहर निकल जाती है तो ग्रेजिंग वाली भी बाहर निकल जाएगी। अगर नॉर्मल इंसिडेंस की लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हुई, मतलब कि कैपिटल ए थीटा सी से छोटा है, तो a माइनस R1 तो वैसे ही छोटा हो जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ कैपिटल ए को क्या कर दे रहे हैं, कैपिटल ए को लेस देन थीटा सी कर दो। कैपिटल ए को अगर हम लेस देन थीटा सी कर दे तो क्या कंडीशन होगी? क्या यहां पर रिफ्लेक्शन होगा अगर कैपिटल ए क्रिटिकल एंगल से छोटा हो? तो यानी लाइट क्या करेगी? लाइट क्या, यानी लाइट रिफ्रैक्ट कर रही तो लाइट रिफ्रैक्ट करके बाहर। और अगर ये रिफ्रैक्ट कर गई तो ग्रेजिंग वाली तो वैसे भी कर जाएगी, क्योंकि ग्रेजिंग वाला तो इससे और कम एंगल पर है। अगर बड़े एंगल के इंसिडेंस की लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है तो छोटे एंगल इंसिडेंस की लाइट तो ऑटोमेटिकली रिफ्रैक्ट होगी भाई, क्रिटिकल से ज्यादा कैसे बन जाएगी वो? और अगर I इक्वल टू 0 पर भी लाइट बाहर निकल रही है, I इक्वल टू 90 पर भी लाइट बाहर निकल रही है, तो इस रेंज के अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी उन सब पर लाइट बाहर आएगी। ये ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मुझे लगता है, यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म शुड बी लेस देन अ मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए, लेस देन अ लीस्ट वैल्यू नहीं, मैक्सिमम वैल्यू। उल्टा हो रहा है ये, सॉरी। मतलब आप कंडीशन ये लगा दो कि अगर एंगल ए लेस देन थीटा सी हुआ तो रेज इमर्ज कर जाएंगी, क्योंकि हमारी कंडीशन ये है, हमें रे को इमर्ज करवाना है, रिफ्लेक्ट नहीं करवाना है। यानी कि हमें TIR को अवॉइड करना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को अवॉइड करना है आपको। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को अवॉइड करने के लिए सेकंड सरफेस पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बने उसको क्रिटिकल से कम रखना होगा, अदरवाइज लाइट बाहर नहीं निकल पाएगी इसमें से। सो आगे ध्यान रखना, अगर प्रिज्म की सेकंड सरफेस पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो सबसे ज्यादा चांसेस नॉर्मल इंसिडेंस वाली लाइट के होते हैं और सबसे कम चांस होता है ग्रेजिंग वाले का। क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस की लाइट सेकंड सरफेस पर बड़े एंगल पर जाती है और ग्रेजिंग इंसिडेंस की लाइट सेकंड सरफेस पर छोटे एंगल पर जाती है। तो छोटे एंगल पर रिफ्लेक्शन के कम चांस हैं, बड़े एंगल पर रिफ्लेक्शन के ज्यादा चांसेस हैं। क्लियर हुआ पॉइंट ये? यस सर। तो ये कंडीशन होगी यार, एंगल थीटा सी से कम होना चाहिए तब जाकर के लाइट जो है बाहर निकलेगी किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, चाहे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो चाहे एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 हो। इसके ऊपर 2 क्वेश्चंस हैं, इसको आपको करना है। सॉरी 1 मिनट,
ये क्वेश्चन ऐसे हैं, देखो पहला है प्रिज्म ऑफ एंगल ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द रेज विल इमर्ज आफ्टर द 2 रिफ्रैक्शन। यहाँ पर भी गलती हो गई है, ये लीस्ट की जगह मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द रेज विल इमर्ज आफ्टर द 2 रिफ्रैक्शन। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, अभी प्रूफ किया कि एंगल ए शुड बी लेस देन थीटा सी, और थीटा सी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, क्रिटिकल एंगल निकाला जाता है साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू करके, साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय म्यू करके निकालते हो क्रिटिकल एंगल। जिनको ना पता हो वो समझ सकते हैं कि क्रिटिकल एंगल हम लोग इस तरीके से निकालते हैं कि अगर हम डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम में लाइट को भेजें तो क्रिटिकल एंगल का मतलब वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके करस्पॉन्डिंगली लाइट 90 डिग्री पर रिफ्रैक्ट होती है। तो ये स्नेल्स लॉ से ही आता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सी अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयर मीडियम डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। और हमारे क्वेश्चन में रेयर मीडियम एयर है तो इसको हमने 1 कर रखा है, और डेंसर मीडियम प्रिज्म है तो उसको हमने म्यू कर रखा है, और म्यू की वैल्यू 2 है यहाँ पर, इसका मतलब क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री है। तो फिर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द रेज विल इमर्ज आफ्टर 2 रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म, आंसर हो जाएगा 30 डिग्री, मैक्सिमम इज 30 डिग्री। अब दूसरे वाले में है, दूसरे वाले में क्या कह रहे हैं, फॉर अ प्रिज्म ऑफ एंगल ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, for the value of a more than a certain value, it is found that no ray incident on one side of prism can emerge through the other side of prism। कोई भी रे, नो रे का मतलब आप कोई भी रे, ठीक है, कोई भी रे दूसरे साइड से इमर्ज नहीं हो रही है। नो रे कैन इमर्ज, क्या मतलब हो रहा है, इसका मतलब हो क्या रहा होगा, अगर कोई भी रे प्रिज्म के दूसरे साइड से बाहर नहीं आ रही है, इसका मतलब वो रे TIR हो रहा होगा, रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, ग्रेजिंग इंसिडेंट। हाँ, तो जब कोई भी रे बाहर नहीं आ रही है, सारी की सारी रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं, तो इसमें आप कौन सा रे डायग्राम चूज करोगे, नॉर्मल इंसिडेंस का या ग्रेजिंग वाले का? फर्स्ट वाला। समझ रहे हो कि जिसके लीस्ट चांसेस है रिफ्लेक्शन के, अगर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली सारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फिर तो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी रे बाहर नहीं आनी चाहिए, तो कोई भी रे बाहर नहीं आएगी, तो जिसके लीस्ट चांसेस है वो भी बाहर नहीं आएगी, और जिसके सबसे ज्यादा चांसेस है रिफ्लेक्ट होने के वो भी बाहर नहीं आएगी। तो हम फिगर कौन सा बनाए, पहला वाला या दूसरा वाला, किसके हिसाब से सॉल्व करोगे क्वेश्चन को? एप्टीट्यूड भी पहला वाला सॉल्व करें, पहला वाला। यही चीज आपको समझनी होती है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये समझना आप। तो पहला वाला सॉल्व करिए, इसका मतलब कंसीडर ग्रेजिंग इंसिडेंस। तो ग्रेजिंग इंसिडेंस चूज कर लेते हैं, ग्रेजिंग इंसिडेंस पे क्या आंसर आएगा। अब देखो, जब ग्रेजिंग इंसिडेंस चूज करोगे, यानी एंगल आई को 90 रखना है आपको, तो जब एंगल आई 90 होगा तो हम पहले एंगल R1 कैलकुलेट करते हैं कितना होगा, एक एक करके चलो, स्नेल्स लॉ लगा के R1 निकालो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 दे रखा है, तो पहले हम यहाँ स्नेल्स लॉ फॉलो कर लेते हैं, साइन आई अपॉन साइन R1 इक्वल टू, हम एयर से ग्लास में जा रहे हैं, मतलब एयर से प्रिज्म में जा रहे हो आप, तो μ2 बाय μ1 का मतलब 2 डिवाइडेड बाय 1, R1 मिल जाएगा इससे, एंगल R1 की वैल्यू 30 डिग्री। उसके बाद यही लाइट सेकंड प्रिज्म पे, सेकंड सरफेस पे जाएगी, तो यहाँ पर एंगल R2 निकालो, जबकि प्रिज्म का एंगल कैपिटल A निकालना है मेरे को। तो एंगल R2 को हम लिख सकते हैं कैपिटल A माइनस 30, और हमें इसको क्या कराना है, एंगल R2 को यहाँ पर लाइट को वापस रिफ्लेक्ट करवाना है। तो हम कंडीशंस क्या लगा देंगे कि जो A माइनस 30 यानी कि जो R2 की वैल्यू है ये बड़ी होनी चाहिए क्रिटिकल एंगल से, तभी लाइट रिफ्लेक्ट होगी। सो A शुड बी मोर देन थीटा C प्लस 30, एंगल A क्रिटिकल एंगल्स प्लस 30 से बड़ा होना चाहिए, विच मीन्स कि एंगल A शुड बी मोर देन, और क्रिटिकल एंगल को पीछे भी बताया था आपको, साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू होता है प्लस 30, इसका मतलब एंगल A शुड बी मोर देन, और म्यू की वैल्यू 2 है यहाँ पर, तो मतलब 60 डिग्री। 60 डिग्री से ज्यादा अगर एंगल A हो जाएगा, अगर एंगल A की वैल्यू 60 से ज्यादा हुई
तो सेकंड सरफेस पर कोई भी लाइट बाहर नहीं आ पाएगी, वो सब के सब रिफ्लेक्ट कर जाएंगे अंदर ही। और यही बेसिक्स है, यही बेसिक कंसेप्ट है वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर का। ऑप्टिकल फाइबर की डिजाइनिंग इसी कंसेप्ट के ऊपर की जाती है कि कोई भी लाइट रे सेकंड साइड से बाहर ना निकल पाए। सो एंगल ए इट शुड बी मोर देन 60 डिग्री, ये आंसर होगा। ये लिखा भी है, फॉर द वैल्यू ऑफ ए मोर देन अ सर्टेन वैल्यू it is found that no ray incident on one side of prism can emerge through the other side. एक और क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं आपको आज प्रिज्म की, ठीक है जी? नहीं, ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा सा ब्रेन ये लगना है इसमें, मतलब हल्का सा, मतलब एप्टीट्यूड थिंकिंग। अब यहाँ प्रिज्म एंगल ए है, एंगल ए 90 दे रखा है यहाँ पर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/√3 है, मतलब 2/√3 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। फाइंड द रेंज of angle of incidence for which the ray can emerge through the prism after 2 refractions through the surfaces containing A। समझो क्या कहना चाह रहे हैं, आपको क्या कहना चाह रहे हैं, इसको समझाते हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा हम बस वो डायग्राम ले आए, समझाते हैं आपको। हम लोगों ने 2 केसेस माने पीछे, 2 एक्सट्रीम केसेस हम लोगों ने माने। उसमें से एक एक्सट्रीम केस हमने माना था लाइट का ग्रेजिंग इंसिडेंस, थोड़ा सा मतलब हल्का सा एंगल दिखा रहे हैं आपको डायग्राम को समझने के लिए, और एक हमने नॉर्मल इंसिडेंस माना था। तो नॉर्मल इंसिडेंस वाली लाइट सीधे जा रही थी। आप जरा इमेजिन करो ग्रेजिंग इंसिडेंस वाले पर, मतलब जब एंगल आई को 90 रखोगे, ग्रेजिंग इंसिडेंस, ये 2 एक्सट्रीम केसेस हमेशा ध्यान रखिएगा। और दूसरा हमारा नॉर्मल इंसिडेंस है, मतलब एंगल आई 0। तो यहाँ पर अगर प्रिज्म का एंगल ए बनेगा, तो अभी हम लोगों ने प्रूफ किया है कि सेकंड सरफेस पर भी आपका ये एंगल ए बन जाएगा, सेकंड सरफेस पर। और जब आई 90 होगा, तो पहले तो आप ये निकालो कि पहले सरफेस पर कितना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा, वो अभी स्नेल्स लॉ से R1। फिर हमारे दूसरे सरफेस पर जो एंगल बनेगा वो A माइनस R1 होता है, ये अगर एंगल ए है। देखिए म्यू दे रखा है 2/√3, म्यू की वैल्यू जरा R1 कैलकुलेट करो, कितना आएगा यहाँ पर R1 की वैल्यू? सर 60 डिग्री है ना, R1, ठीक है। तो मतलब मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा है, R1 निकालना होगा, 60 डिग्री आ गया ये। तो R1 60 डिग्री का मतलब ये जो A माइनस R1 आ रहा है, A माइनस R1, इसको हम लिखेंगे इट इज A माइनस 30, और A 90 है। A 90 होने का मतलब ये एंगल हो गया 60 डिग्री, और यहाँ पर ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री। और अगर म्यू 2/√3 है, म्यू की वैल्यू 2/√3 है, A minus R1 अरे 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 अरे, एक मिनट, ये A माइनस 60 होगा, 30 आंसर आएगा। A माइनस 60, सॉरी ये 30 आ रहा है ना, ठीक है। यस सर। इधर देखो म्यू की वैल्यू 2/√3 है, तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बनेगी साइन इनवर्स 1/म्यू, यानी कि 60 डिग्री। क्रिटिकल एंगल 60 डिग्री है। अब बताओ, जो ग्रेजिंग इंसिडेंस वाली लाइट है वो सेकंड सरफेस पर कितने एंगल पर स्ट्राइक हो रही है? उसका सेकंड सरफेस पे जो एंगल बन रहा 30 डिग्री, 30। जो कि क्रिटिकल से कम है। तो ये वाली रे क्या करेगी, रिफ्लेक्ट या इमर्ज? merge सर ये इमर्ज हो जाएगी। ये इमर्ज, ठीक है। ओके, अब नॉर्मल वाले पे आओ। नॉर्मल इंसिडेंस की लाइट सेकंड सरफेस पर 90 डिग्री पर जा रही है, और क्रिटिकल 60 है। रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट ये TIR हो गया इसका। यही मैंने वैसे भी कहा था कि आपको TIR के ज्यादा चांसेस नॉर्मल इंसिडेंस में होते हैं। इसका मतलब I = 0 डिग्री पर TIR है और I = 90 डिग्री पर इमर्जेंस है। सचिन जी ठीक है, हाँ। I 0 डिग्री पर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन I 90 डिग्री पर वो इमर्ज हो रही है। तो वो यही कह रहा है कि एंगल I की 0 और 90 के बीच में एक रेंज होगी, उस रेंज में रिफ्रैक्शंस होंगे और कुछ रेंज के अंदर रिफ्लेक्शंस होंगे।
भाई आई 0 डिग्री पर TIR हो रहा है, आई 90 डिग्री पर इमर्जेंस हो रही है। तो हमको यही पता लगाना है कि आई की कौन सी रेंज में रिफ्लेक्शन होगा और आई की कौन सी रेंज में इमर्जेंस होगा, ये कंसेप्ट लगाना है आपको। क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्या पूछा इसमें इन्होंने? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि पूछा Yes, क्या है ना? अब सुनिए मैं इसको मैं क्या करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन क्लियर है ना चाहिए पहले तो कि पूछा क्या जा रहा है। अब सुनिए, इमर्जेंस मतलब इमर्जेंस मतलब रिफ्रैक्शन, इमर्ज होना मतलब रिफ्रैक्ट होना। तो रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बीच की लिमिटिंग केस कौन सी होती है? मतलब रिफ्रैक्शन की और TIR की लिमिटिंग केस कौन सी होती है जब लाइट डेंसर टू रेरर मीडियम जाती हो? E90 हो E90 हो जाए, यानी कि E90 हो जाए या फिर देखो लिमिटिंग केस वो होगा, लिमिटिंग केस ये होगा जब सेकंड सरफेस पर आप एग्जैक्टली क्रिटिकल एंगल बनाओ, ये लिमिटिंग केस होगा। क्योंकि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होने पर रिफ्लेक्शन और कम होने पर इमर्जेंस, तो हम लिमिटिंग केस को ही सॉल्व कर लेते हैं। आप लिमिटिंग केस सॉल्व करिए जब सेकंड सरफेस पर हम एग्जैक्टली क्रिटिकल एंगल बनाएंगे। तो सेकंड सरफेस पर थीटा सी मान लेते हैं, और सेकंड सरफेस पर अगर थीटा सी होगा तो लाइट 90 डिग्री पर बाहर आती है, या क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंस होने पर 90 डिग्री पर लाइट रिफ्रैक्ट होती है। अब पहले वाले सरफेस पर हमारा क्या एंगल बन रहा होगा? पहले वाले पे थीटा सी हमको पता है 60 है, थीटा सी 60 है, तो पहले वाले सरफेस पे जो R1 होगा वो R1 30। अब R1 30 है तो एंगल आई निकालो कितना होगा। आई लिमिट कर दे रहे हैं, लिमिटिंग केस का आई। थीटा सी 60 है, R1 30 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है इसका 2/√3। तो आई की लिमिटिंग वैल्यू क्या बनेगी ये निकालते हैं स्नेल्स लॉ से। तो साइन ऑफ दैट आई लिमिटिंग अपॉन साइन ऑफ एंगल R1 जो कि 30 डिग्री है इक्वल टू 2/√3। तो आई लिमिटिंग आ जाएगा आपका, यहां से आई की लिमिटिंग वैल्यू मिल जाएगी साइन इनवर्स ऑफ 1/√3। तो अब हाँ, अब आंसर क्या दोगे मुझे ये बताओ। देखो अब दो रेंज होंगी, यहाँ पर। एंगल आई की वैल्यू 0 से लेकर के और साइन इनवर्स 1/√3 के बीच में अगर आती है तो क्या सिचुएशन होगी, और साइन इनवर्स 1/√3 से 90 के बीच में अगर एंगल आई बन रहा है तो क्या होगा। अब आप बताओ किस केस में, कौन से केस में रिफ्लेक्शन होगा और कौन से केस में इमर्जेंस होगी। सर पहले वाले में इमरजेंस होगी, दूसरे वाले में रिफ्लेक्शन पहले होगा। वाले में TIR होगा बच्चा, छोटे एंगल पर ज्यादा चांस होता है। आई की कम वैल्यू पर मोस्ट लाइकली था, बताया था आपको, मोस्ट लाइकली टू रिफ्लेक्ट। तो छोटी रेंज पर TIR होगा, बड़ी रेंज पर इमर्जेंस होगी। प्रिज्म वैसे बहुत टफ टॉपिक नहीं है, लेकिन ये जो दिमाग लगाता है ना इसमें प्रॉब्लम फंस जाती है सेकंड सरफेस पे जाकर के। ये इस टॉपिक को डिफिकल्ट कर देता है कि दो पॉसिबिलिटी बन जाती है सेकंड सरफेस पर। अब TIR भी हो सकता है, लाइट बाहर भी निकल सकती है, तो हमें क्रिटिकल एंगल भी चेक करना पड़ रहा है वहां। यही ये पोर्शन जब प्रिज्म में एंटर कर जाता है तो प्रिज्म का न्यूमेरिकल भी डिफिकल्ट होने लगता है। बट आपको ये समझना पड़ेगा, कंडीशन बता रहा हूं आपको, फिर ये समझोगे कि मोस्ट लाइकली टू बी रिफ्लेक्टेड इज द नॉर्मल इंसिडेंस एंड लीस्ट लाइकली टू बी रिफ्लेक्टेड इज द ग्रेजिंग इंसिडेंस। मतलब जितना छोटा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन के चांसेस उतने ज्यादा होंगे सेकंड सरफेस पर। सर वहाँ 90 की जगह 60 होना चाहिए था। कहाँ पे बच्चे? सर नीचे इमरजेंस वाले में। क्यों? एंगल आई तो 90 तक ही लेंगे ना। एंगल आई की तो रेंज 0 से 90, बिकॉज ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब I90 है ही है, और I90 पे तो लाइट बाहर आ ही रही है, क्योंकि I = 90 पर यहाँ पर आप 30 डिग्री पर आ रहे हो सेकंड सरफेस पर, तो लाइट तो इमर्ज हो ही रही है वहां पर। हाँ ओके सर। आई की रेंज सही है। करना है इसको प्रैक्टिस, ये अच्छा क्वेश्चन है बता रहा हूँ आपको। मतलब हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश ये की है कि इसी लेक्चर में प्रिज्म के जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो सब दे दूं। मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो कुछ आ सकता है वो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है भाई। अब एग्जामिनेशन, मतलब
नया क्वेश्चन बन जाए तो फिर मैं नहीं जानता, लेकिन हमने पूरा मतलब वर्क करने के बाद जितना पॉसिबिलिटी थी प्रिज्म के अंदर वो सब कुछ इस लेक्चर में डाल दिया है कि क्या क्या और मतलब कितना डेप्थ में जा सकते हो। ये एक कंसेप्ट है यार टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म और इमेज का, मतलब कि टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का मतलब इसमें सेकंड सरफेस पर रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो ये एक राइट एंगल्ड प्रिज्म होते हैं जिसके दोनों एंगल 45 डिग्री के होते हैं, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया जाता है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, वो हम लेस रखते हैं √2 से, √2 से ज्यादा, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 से ज्यादा। ऐसे में क्या होगा, अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 से ज्यादा होगा और लाइट पहले वाले सरफेस पर बिल्कुल 90 डिग्री पर जा रही है, तो आप थोड़ा सा मैथ लगा करके ये प्रूफ कर सकते हो कि सेकंड सरफेस के नॉर्मल से जो एंगल बनेगा, सेकंड सरफेस की नॉर्मल लाइन से जो ये राइट एंगल बनाएगी, ये एंगल 45 डिग्री बन जाएगा। और क्रिटिकल एंगल जो कि साइन इनवर्स 1/μ है और म्यू √2 से बड़ा है, तो क्या ये कह सकते हैं कि क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री से छोटा आएगा यहाँ पर, अगर म्यू की वैल्यू √2 से बड़ी है तो? यस सर। ये ज्यादा आएगा, मतलब इनइक्वलिटी के साइन सही है मेरे, कि अगर म्यू √2 से बड़ा है तो क्रिटिकल एंगल 45 से छोटा है। यस कंफर्म कर लेना, फिर बता रहा हूँ, गलती बात ना करना कि गलत हो गया। सही है सर, यही है। चलो ठीक है, तो मतलब 45 से छोटा क्रिटिकल एंगल है, और पीआर पे, सरफेस पीआर पर लाइट रे 45 डिग्री एंगल पर जा रही है और क्रिटिकल की वैल्यू 45 से कम है, यानी ये लाइट इमर्ज तो करेगी नहीं, क्योंकि 45 डिग्री अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है और क्रिटिकल इससे छोटा एंगल है, तो यानी कि 45 डिग्री की वैल्यू क्रिटिकल से बड़ी है, तो लाइट सेकंड सरफेस पर इमर्ज करने की बजाय रिफ्लेक्ट करके नीचे आ गई, यानी ये प्रिज्म एक मिरर का काम करने लगेगा। और जब ये मिरर का काम करेगा तो इसको हम इमेज फॉर्मेशन में यूज कर लेंगे। यहाँ पर ए बी जो ऑब्जेक्ट है, इसकी दो रे मैंने दिखाई है, एक रेड कलर से एक ब्लू कलर से। तो जो रेड वाली रे है वो पी क्यू पर रिफ्लेक्ट हुई और क्यू आर पे 2 बार रिफ्लेक्ट हो गई है। 2 बार इसलिए रिफ्लेक्ट होगी क्योंकि इसमें 90 डिग्री वाला फेस जो है ना, मैंने यहाँ कर दिया है, क्यू पॉइंट यहाँ है, ये एंगल 90 डिग्री है, पॉइंट पी पर 45 डिग्री है और पॉइंट आर पर 45 डिग्री है। तो जो रेड वाली रे है उसको हम एक बार वर्किंग करके दिखा रहे हैं। आप रेड वाले का जब नॉर्मल लाइन बनाओगे ना, रेड वाले की नॉर्मल, तो फिर से एक बार देख सकते हो कि नॉर्मल के साथ एंगल 45 बनेगा यहाँ पर, और म्यू की वैल्यू इसमें भी √2 से बड़ी रखते हैं, तो 45 डिग्री पर रिफ्लेक्शन हो गया। अब सेकंड सरफेस के नॉर्मल पे गए, सेकंड सरफेस के नॉर्मल से भी हम 45 डिग्री एंगल बना रहे हैं, वहां भी क्रिटिकल से ज्यादा है, तो सेकंड सरफेस पर भी लाइट रिफ्लेक्ट हो गई है। और उसी ऑब्जेक्ट से एक ब्लू कलर की लाइट दिखा रहे हैं, उसके बॉटम से वो भी 2 बार रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और यहाँ पर जो ह्यूमन आई होगी उस आई को 2 लाइट रे आती हुई दिखाई देंगी, और इन दोनों लाइट रेस के करस्पॉन्डिंग उसको एक इन्वर्टेड इमेज दिखेगी, मतलब ऑब्जेक्ट की एक इन्वर्टेड इमेज दिखेगी बाय दिस प्रिज्म। तो इसमें 2 बार रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट लगाया है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट। कोई डाउट है इसमें? ठीक है सर, ये तो मतलब सर नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस है, हाँ, तो इसी सर नॉर्मल। अगर इससे मतलब एंगल अगर कम हुआ तो ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है सर, TIR हो ही ना। नहीं, लेकिन हम तो इसको इंटेंशनली डिवाइस बना रहे हैं ना, इंटेंशनली हम काम ही इसको हमने मैन्युफैक्चरिंग ही इसीलिए की है कि हम इसकी इमेज बनाएं, हमारा काम है कि इमेज बनाएं हम। और ये मेडिकल इंडस्ट्री में होता है, मेडिकल इंडस्ट्री में जो इमेजेस देखी जाती हैं रिफ्लेक्शन की, वो मिरर से नहीं देखी जाती हैं, क्योंकि मिरर 100% रिफ्लेक्शन नहीं देता।
और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का लेक्चर 1 याद करिएगा, इंटेंसिटी के ग्राफ बनवाया गया था आपको फर्स्ट लेक्चर में, और मैंने उस समय भी ये कहा था कि नॉर्मल इंसिडेंस में कुछ परसेंटेज रिफ्लेक्ट होती है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर लाइट 100% रिफ्लेक्ट होती है। तो 100% रिफ्लेक्शन की वजह से प्रिज्म की इमेज ब्राइटर होती है, मतलब मिरर के कंपेयर में ये ज्यादा ब्राइटर इमेज होती है। और इसीलिए टेक्नोलॉजी में, मतलब ये मेडिकल फील्ड में सबसे ज्यादा यूज होता है, डेंटिस्ट वगैरह ज्यादा यूज करते हैं इसको। तो उनकी जो मिरर्स होती हैं वो नॉर्मल मिरर नहीं है, प्लेन मिरर्स नहीं लगाते वो लोग, वो प्रिज्म को ही मिरर बनाते हैं और प्रिज्म की डिजाइनिंग ऐसी की जाती है ताकि लाइट उसमें रिफ्लेक्ट हो। तो सर जरूरी थोड़ी है सर एपी से 90 डिग्री पे ही हो। नहीं, 90 पे नहीं होगा, ये तो एक भाई किसी ने पहली बार 90 वाला बना दिया, वो आज तक चल रहा है। तो ये तो ऐसा होता है ना कि भाई एक आदमी ने बना दिया 90 पर, तो 90 पे चल रहा है, आज तक चल रहा है। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ सर, जरूरी नहीं है कि एबी से जो रेज निकले वो सर पीआर के 90 हो, सर एंगल पे भी हो सकती है, तो हो सकता है कुछ रेज रिफ्लेक्ट ही ना हो। अब ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। मतलब ये एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन पे ही होगा, बिल्कुल सही बात है, स्पेसिफिक ओरिएंटेशन पर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकिन बात ये है ना, इमेज बनेगी तो सेम साइज की लेकिन इन्वर्टेड बनेगी। प्लेन मिरर में इमेज इन्वर्टेड नहीं बनती है। मतलब प्लेन मिरर के रिफ्लेक्शन की इमेज और प्रिज्म के रिफ्लेक्शन की इमेज में फर्क है। साइज तो सेम है, वर्चुअल भी है, बट इन्वर्टेड है। बट देखो बच्चा संचिन जी, इसमें बताएं कि ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए गए हैं, तो इनमें वेरिएशंस नहीं होते हैं। मतलब ये पर्पसफुली बनाए जाते हैं कि हमको ये जरूरत है। अभी यार कुछ प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर, अभी करेंगे तो नहीं, मतलब आप करिएगा, ठीक है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब ये प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं करने के लिए आपको। इसमें से 2 क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं कौन से। एक ये क्वेश्चन, अच्छा ये भी देखो, हम लोग की असाइनमेंट का क्वेश्चन था, एक बार जेई में आया भी था, मतलब आने से पहले के असाइनमेंट का क्वेश्चन है, ये नहीं कि आने के बाद का। और एक ये क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन जो है बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये 2 क्वेश्चन। बाकी तो मतलब बाकी भी हैं इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं इसमें, मतलब जितने भी हैं, लेकिन ये दोनों रियली अच्छे हैं, मतलब मजा आएगी सॉल्व करने पे इसको। बाकी तो आपको प्रैक्टिस करनी है। और एक बस यहाँ पर ये बता दें, थिन प्रिज्म, डेविएशन बाय थिन प्रिज्म, मतलब एंगल ए जो है वो 3 डिग्री और से 4 डिग्री हो, ऐसा हो, 3-4 डिग्री के आसपास हो, बहुत छोटा एंगल है। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला था कि साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए बाय 2 इज इक्वल टू म्यू ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग, ये रिजल्ट। अब आप फिर मेरी बात सुनना, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप इसको न्यूमेरिकल के वाइज देखते हो, हम लोग देखते हैं कि जो थिन प्रिज्म है इनका यूज, मतलब मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर वरना फिर आपको डाउट होगा, दे आर यूज्ड फॉर मिनिमम डेविएशन ओनली, मतलब जो रियल लाइफ में इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो डेल्टा मिनिमम का ही है और कोई है ही नहीं इसको। तो इसीलिए क्वेश्चन भी वही पूछे जाते हैं, क्वेश्चन इधर उधर से नहीं पूछे जाएंगे। भाई फिजिक्स में हाइपोथेटिकल चीजें नहीं पूछी जाती, जो होता है हमारे लाइफ में वही पूछेंगे। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन लगाना है तुमको यार, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगाओ, और स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगा करके रिजल्ट लगाना तुम्हें। तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो वो साइन को रिमूव किया जा सकता है वहां से, साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन ए बाई 2 और इक्वल टू म्यू ऑफ प्रिज्म अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग, ये कह सकते हो। और यहाँ से डेल्टा मिनिमम की एक वैल्यू मिल जाती है, म्यू ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ एस माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय ए। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है, डेविएशन बाय द थिन प्रिज्म। और नॉर्मली क्या होता है, अगर आप सराउंडिंग को 1 मान लो, प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 3/2 मान लो और एंगल ए को 4 डिग्री मान लो, तो एक तरीके से डेल्टा मिनिमम की जो वैल्यू बनेगी वो आप सोचो कितना आएगा इसके हिसाब से, मिनिमम डेविएशन की वैल्यू अगर हम निकालें, इसके जस्ट कैलकुलेट करके देख लेकर, तो 1 3/2 और 4 डिग्री, 2 डिग्री। अब इसका एक यूज है, इसका एक यूज 2 डिग्री से लाइट डेविएट होगी, सिर्फ 2 डिग्री। अब आप इस पॉइंट को समझो,
इसका एक एप्लीकेशन दिखाते हैं, मतलब क्वेश्चन ही आता है एक्चुअली, एप्लीकेशन क्या है। कहा गया ट्रायंगल, कहाँ चला गया, ये रहा। नहीं यार, ये तो दूसरा वाला, ये वाला ठीक है। देखिए, तो हम प्रिज्म को ना हाइट बढ़ा दे रहे हैं, या फिर चलिए डायग्राम पे मत जाना, डायग्राम बड़े एंगल पे दिखा रहे हैं, लेकिन आप समझ लीजिएगा इसको, विजिबिलिटी के लिए बड़े एंगल पे डायग्राम दिखा दे रहे हैं, बट वैसे समझना। सपोज करो हमने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, उससे लाइट रे निकलेंगी। हम दो रेज कंसिडर करेंगे, एक रे जो प्रिज्म की बेस पर जा रही, एक रे, और एक रे हम कंसिडर करेंगे जो प्रिज्म की वर्टेक्स पर जा रही है। बेसिकली आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं, इमेज बाय थिन प्रिज्म। डायग्राम पे मत जाना, फिर बोल रहा हूँ, डायग्राम में तो एंगल बहुत बड़ा दिख रहा है आपको, लेकिन ये लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर ए, बट ये ए हम लेंगे 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसा, इससे ज्यादा नहीं लेंगे, या 4 डिग्री ले लो मैक्सिमम। इस तरीके के एंगल्स हैं ये, ठीक है जी। 2 डिग्री 3 डिग्री या 4 डिग्री, इस तरीके के एंगल्स हैं ये। तो चलो एक स्पेसिफिक वैल्यू पे ही आ जाते हैं, 4 डिग्री मान लो, 4 डिग्री, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 3/2 मान ले। तो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि डेल्टा की वैल्यू 2 डिग्री आई है। इसका मतलब ये जो लाइट रेज है ये सिर्फ 2 डिग्री से डेविएट करेंगी, ओनली बाय 2 डिग्री। मतलब ये जो लाइट रे आप देख रहे हो, इसको अगर मैं आगे एक्सटेंड करूं, आगे, तो इस एक्सटेंशन से ये 2 डिग्री डेविएट करो। आप इसको, अगर आपके पास आसपास कंपास वगैरह हो, प्रोटेक्टर वगैरह हो ना, तो आप इमेजिन करो अगर 2 डिग्री से डेविएट करें इसको, ओनली बाय 2 डिग्री, है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, 2 डिग्री का डेविएशन पता भी नहीं चलेगा कहाँ होता है। और इसको भी 2 डिग्री से डेविएट करो, 2 डिग्री एक्चुअली आप पता भी नहीं करोगे अगर आप प्रोटेक्टर से लेकर के बनाओ जरा। तो अगर हम 2 डिग्री एंगल से इसको डेविएट करें और इसको भी 2 डिग्री के एंगल से डेविएट करें, तो डेविएट होने के बाद ये जो रेज होंगी, डेविएट होने के बाद की जो रेज है, इन रेज को अगर आप बैक साइड पर एक्सटेंड करो, डेविएट होने के बाद की जो रेज हैं, इन रेज को बैक साइड पर एक्सटेंड करें, और इसको ड्रॉ करके देखना, मेरी बातों पे भरोसा मत करो आप, मैं बोलूंगा आप इसको ड्रॉ करके देखिएगा। 2 डिग्री एंगल से लाइट को टर्न करना है, सिर्फ 2 डिग्री प्रॉपर, और उसके बाद डेविएट होने के बाद वाली रेज को पीछे की तरफ लेकर के आना, प्रैक्टिकली करके देखना। तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हम इमेज कहेंगे, और ये ऑब्जेक्ट के बिल्कुल ऊपर आएगा, बिल्कुल ऊपर आएगा। ये लगभग ये नहीं मान सकते कि जो रेड वाली लाइन है और जो ब्लैक वाली लाइन है वो लगभग कोलिनियर है। 2 डिग्री का एंगल बनना मतलब इधर 178 डिग्री एंगल बन रहा है, तो बहुत ज्यादा फर्क तो है नहीं। तो अगर ये ब्लैक कलर की लाइंस पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट हो सकती हैं, तो रेड वाली लाइंस जो इनसे सिर्फ 2-2 डिग्री डिफर कर रही हैं, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट ओ के काफी क्लोज आएगा। मान सकते हैं नहीं मान सकते बताइए, आपको अलग से दिखाते हैं। 2 लाइट रेज एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो गई, अब इनसे ना, इनसे 1 डिग्री पर एक और लाइन बनाओ, 1 डिग्री या 2 डिग्री पर एक लाइन बनाओ, और यहां से भी 2 डिग्री पर एक लाइन बनाओ। तो ये जहां पर कट करेंगी, क्या वो प्रीवियस इंटरसेक्शन पॉइंट से बहुत ज्यादा दूर होगा, प्रीवियस वाले से पास में होगा? हाँ, यही कंसेप्ट दिमाग में रखना है कि डेविएशन के बाद उनका बैक साइड एक्सटेंशन जो है वो ऑब्जेक्ट ओ के काफी क्लोज है, बहुत ज्यादा क्लोज। और ये डिस्टेंस अगर हम y मान लें तो ये निकाला जा सकता है। ये जो 2 डिग्री है इसको जनरलाइज वे में हम डेल्टा कह देंगे, तो इसके अपोजिट साइड पर भी डेल्टा बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस a हो तो tan डेल्टा y अपॉन a, यानी y इक्वल्स टू a, और tan डेल्टा को हम डेल्टा कर देंगे, और डेल्टा को हम पिछले वाले फॉर्मूले से μ-1 इंटू a कर देंगे। मैं तुमको फिर बोलूंगा इसको एक्टिविटी करना, एक ट्रायंगल बनाना किसी भी साइज का, उस पर 2 लाइट रे भेजना, उनको 2 डिग्री या 3 डिग्री से टर्न कर देना,
प्रोटेक्टर से मेजर करके और टर्न करने के बाद उनको पीछे बढ़ाना और मिला करके देख लेना कि क्या ये ओ के बिल्कुल नजदीक बन रहा है कि नहीं बन रहा। सर जब हम लोगों ने भी थिक लेंस ली थी, लेंस बोले प्रिज्म सर, उसमें a इज इक्वल टू 90 था सर, तो उसमें मैग्निफिकेशन आपने बताया था कि होगा नहीं, लेकिन सर अगर a बहुत ज्यादा हो जाएगा सर तो इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस आ जाएगा सर। सर तो v और u तो आ ही जाएंगे सर, तो मैग्निफिकेशन आएगा। अरे भैया मेरे थिक मिरर थिक प्रिज्म की हम बात ही नहीं कर रहे हैं अभी। थिक 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 वाले का तो आप थिक वाले में, इसमें हम मैग्निफिकेशन की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं यार। हम तो देखिए हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि थिन प्रिज्म, देखो आपने थिन लेंस पढ़ा है ना, सुनो, थिन लेंस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कि थिक लेंस पढ़ा है, आप ये बताओ। थिन पड़ा सर। तो हम इमेज फॉर्मेशन में हमेशा थिन चीजें लेंगे, थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म भी एक इमेज फॉर्मिंग डिवाइस है। थिन प्रिज्म इमेज फॉर्मिंग डिवाइस है, लेकिन इसकी इमेज ऑब्जेक्ट से बिल्कुल ऊपर बनती है। मैं ये समझा रहा हूं कि कभी भी तुमको थिन प्रिज्म दिया जाए तो थिन प्रिज्म मतलब इमेज फॉर्मिंग डिवाइस, और एक ऐसी इमेज फॉर्मिंग डिवाइस जिसके इमेज की लोकेशन ऑब्जेक्ट से बिल्कुल ऊपर होगी। और कितनी हाइट पर होगी, मतलब इनमें सेपरेशन कितना होगा, तो सेपरेशन a मल्टीप्लाइड बाय म्यू माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय a होगा। ये मैं इस पर्पस के लिए बता रहा हूं आपको। थिक प्रिज्म की इमेज फॉर्मेशन हम नहीं कंसिडर करेंगे, होती है लेकिन हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमने लेंस में भी नहीं करा है, इसमें भी नहीं करेंगे। ठीक है सर तो हम लोग ने अभी जो डिवाइस पढ़ी थी सर, जो a इक्वल टू 90 वाला था जिसमें 45 एंगल था सर, वो तो मेडिकल यूज में आ रही थी। अरे भैया तो वो रिफ्लेक्शन से बन रहा है, ये रिफ्रैक्शन से बन रहा है। ये इमेज बाय थिन प्रिज्म रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर। आप सबको एक क्यों मानो, ये रिफ्रैक्ट करके इमेज बना रहे हैं और उसमें रिफ्लेक्ट करके बना रहे थे। मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल अलग है, पर्पस अलग है दोनों का। ओके सर समझ गया सर। और मैं इसकी हिंट कर रहा हूँ, मैं क्यों तुमको इतना टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन करना है मेरे को एक्चुअली। इसमें थिन प्रिज्म है और इसके बगल में लेंस है, ये एडवांस लेवल के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है मेरे को। तो प्रिज्म जो होगा, प्रिज्म ध्यान रखिएगा, प्रिज्म की बात कर रहा हूँ आपसे। प्रिज्म भी जैसे लेंस से इमेज बनती है, मिरर से इमेज बनती है, प्रिज्म से भी बनती है, लेकिन थिन प्रिज्म से रिफ्रैक्ट होकर के इमेज बनती है। और आपने वो जो 90 वाला पढ़ा था वो एक अलग पर्पस था भाई, इसमें रिफ्लेक्ट करके बनने हुई, ये रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है, वो रिफ्रैक्टिंग है, ये रिफ्लेक्टिंग है। वर्किंग प्रिंसिपल्स अलग है इनके। इसको हम एज अ मिरर यूज कर रहे हैं और यहां पर हम इसको एक तरीके से रिफ्रैक्टिंग डिवाइस यूज कर रहे हैं कि लाइट प्रिज्म से रिफ्रैक्ट होगी और एक इमेज बनेगी जो ऑब्जेक्ट से बिल्कुल ऊपर बनेगी, और a इंटू म्यू माइनस 1 इंटू कैपिटल ए डिस्टेंस पे बनेगी। कैपिटल ए एंगल है। तो आपको हिंट कर दे रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज इसके थोड़ा सा ऊपर बन जाएगी, ऑब्जेक्ट की एक इमेज इसके थोड़ा सा ऊपर बनेगी बाय दिस प्रिज्म, और वो जो इमेज बनेगी थोड़ा सा ऊपर, वो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी। अब आप सॉल्व करके देखना है इसको क्या बनता है। चलिए बाकी अब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, असाइनमेंट भेज दे रहे हैं आपको, करिएगा, टाइम आज ज्यादा हो गया काफी।